क्या डैडी तुम्हारे साथ नहीं रहते? कार्तिक निहिर के केबिन का डोर नॉक करके अंदर गया तो अंदर कोई नहीं था। तो देखा निहिर केबिन में नहीं था। कार्तिक कुछ तो वैसे भी डर लग रहा था ये सच्चाई बताने के लिए। इसलिए उसने सोचा कि वो फाइल यहीं रखकर बाद में आकर बॉस को बता देगा। वो अपने हाथ में रखी हुई फाइल वहीं पर रखकर ज़मीन से बाहर आया। निहिर जो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गया था, वो जब अपने केबिन में आया तो वो जाकर सीधे अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। उसने टेबल पर रखी हुई फाइल पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फाइल पहले ही रखी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब कार्तिक कुछ फाइल में डाउट क्लियर करने के लिए निहिर के केबिन में आया तब उसने निहिर के चेहरे को देखा कि उसका चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा गया कि तभी तक निहिर बॉस ये फाइल चेक नहीं की है। वो सोचा था कि अपने मुंह से बात ये कह दे, पर उसे डर था ये बात कहना मतलब खुद मौत को न्योता देने जैसा ही होगा। इसलिए उसने इस बात का जिक्र उसके सामने नहीं किया और जो काम करने आया था वो उसे कहने लगा, बॉस मैंने इस फाइल के सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं और उस क्लाइंट को भी सारी डिटेल मेल कर दी। आप एक बार इस फाइल को चेक करके साइन कर दीजिए। निहिर ने उसे आंखों से ही इशारा करते हुए फाइल टेबल पर रखने के लिए कह दिया। वो अपने हाथों में से फाइल नीचे टेबल पर रख देता है। वो देखता है कि वहाँ पर और 3 फाइलें और मौजूद थीं। उसे समझ आ गया कि निहिर अपने अब तक शायद उसके बॉस ने इन फाइलों को चेक नहीं किया है। उसने सोचा इस फाइल के साथ वो सारी फाइल रख देता हूँ ताकि बॉस खुद सारी फाइल चेक कर ले। कार्तिक अपना काम करके केबिन से बाहर चला गया। निहिर अपने लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। थोड़ी देर बाद कार्तिक ने रखी हुई पाई उसने अपने हाथों में ली और उसे चेक करने लगा। उसने पूरी तरीके से फाइल को चेक किया और साइन करके साइड में रख दिया। तभी वहां पर उसे एक ब्लू कलर की फाइल दिखी। उसे लगा कि ये भी उसी क्लाइंट की फाइल है। यही सोचकर वो उसे उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाकर उस फाइल को पकड़ने वाला था कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। निहिर के हाथ वहीं रुक गए और टेबल पर रखा हुआ फ़ोन उसने अपने हाथ में लिया तो उसी क्लाइंट का फ़ोन आया था जिसने कार्तिक में अभी फाइल रखकर गया था। उसका कॉल अटेंड करने लगा और उससे प्रोजेक्ट रिलेटेड बातें करने लगा। वो अपनी बात खत्म करके फ़ोन साइड में रख ही रहा था, तभी कार्तिक अंदर आया और उसे इस फाइल के बारे में बताने लगा और बॉस मिस्टर डिसूज़ा के मैनेजर का मुझे अभी कॉल आया था। मिस्टर डिसूज़ा चाहते हैं कि अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इसलिए उन्होंने कहा आधे घंटे के बाद वो हमारे साथ मीटिंग करना आते हैं ताकि सारे डाउट्स अभी क्लियर हों। ठीक है, तो मिस्टर डिसूज़ा के मैनेजर को फ़ोन करके बोलो कि आधे घंटे के बाद मुझे यहाँ अपनी कंपनी के कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम में मिले। यस बॉस, कार्तिक कहकर वो निहिर के चेहरे को देखा, फिर टेबल पर रखी उन फाइलों को देखने लगा। वो वहाँ से चला गया। वो बाहर जाकर चलते हुए खुद से कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब तक निहिर बॉस ने उस फाइल को चेक क्यों नहीं किया। क्या उसे अभी जाकर निहिर बता देना चाहिए कि वो फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सब सोच ही रहा था, फिर उसे निहिर का गुस्सैल चेहरा याद आया। फिर उसने सोचा जाने दो, वो खुद से देख लेगा तब देखा जाएगा। कहते हुए वो अपने केबिन में चला गया। दूसरी तरफ आरके ग्रुप में रावी अपने लैपटॉप पर बहुत तेज़ी से उंगलियां चला रही थी, जैसे उसके दिमाग में बहुत सी खुलाफाती चल रही हूँ। 1 घंटे के बाद उसने लैपटॉप स्क्रीन से अपनी नज़रें हटाईं और अपनी चेयर को पीछे खींचकर अपनी आंखें बंद करके, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो ये काम सीखा है वो किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं सीखा था, पर शायद मुझे ऐसा लगता है यही सब करके मैं तुम्हें मुँह तोड़ जवाब दे सकूँ, क्योंकि तुम जैसे दरिंदों प्यार की भाषा कभी समझ नहीं आता, तो ऐसे ही जवाब देना शायद ठीक होगा। रावी ने अपनी आंखें खोली और ओहस को अपने केबिन में आने को कहा। ओहस भी अपना सारा काम छोड़ छाड़ केबिन में आ गया। उसके अंदर आते ही ओहस को केबिन के अंदर आया हुआ देख रावी, ओहस क्या तुमने लंच किया? अगर नहीं खाया होगा तो मेरे लिए और तुम्हारे लिए अच्छे से होटल से कुछ लंच ऑर्डर कर दो, और हाँ प्लीज़ आज खाने में कुछ अच्छा मंगाना, क्योंकि मुझे वो उबली हुई सब्जियां नहीं खानी। ओहस कनाडा में जब भी रावी के लिए कुछ खाने के लिए मंगाता था तो वो हेल्दी फूड ही मंगा था, जिसे देखकर रावी का मुंह बन जाता था। फिर भी खाना वो बिना फेंक मन मारकर खा लिया करती थी। थैंक यू मैडम पूछने के लिए, पर मेरा लंच हो गया है। मैं आपके लिए किसी नए रेस्टोरेंट से लंच लेकर आता हूँ। तुम क्यों जा रहे हो लंच लेने के लिए? किसी और को भेज दो, हमारी इतनी सारी स्टाफ है, उनमें से किसी एक स्टाफ को भेज दो। मैडम हमारे स्टाफ अभी लंच करने के लिए कैंटीन में बैठे हैं, इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं खुद आपके लिए लंच लेकर आता हूँ, कहकर ओहस रावी के लिए लंच लाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। विल्सन हाई स्कूल। धानी और ध्रुवी एक साथ बेंच पर बैठकर लंच कर रहे थे। दोनों ने अपना टिफ़िन बॉक्स ओपन किया तो धानी के टिफ़िन बॉक्स में गाजर का हलवा था, जो ध्रुवी ने देख लिया था। उसे भी गाजर का हलवा बहुत पसंद था। गाजर का हलवा देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। धानी ने उसके चेहरे को देखा। धानी ने अपना टिफ़िन बॉक्स खोला और उसके आगे बढ़ाते हुए कहा, ध्रुवी तू इसमें से एक बाइट खाकर बताओ कैसा बना है हलवा। आज मेरी मम्मी ने स्पेशली मेरे बड़ी के लिए यह हलवा बनाया है, इसलिए टिफ़िन में भी मुझे मम्मी ने यही हलवा दिया। ध्रुवी ने उसके हाथ से लंच बॉक्स नीचे रखा और एक चम्मच से हलवा निकालकर अपने मुंह में डाला।
ओह इट्स सो यमी, मेरी मम्मी भी इसी तरह का हलवा बनाती हैं। ध्रुवी खुश होते हुए धानी को कहने लगी। धानी, वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है ध्रुवी? ध्रुवी, मेरे घर में मेरी मम्मा, मेरी मासी, मेरे चाचू और मेरा भाई। धानी, और डैडी? क्या डैडी तुम्हारे साथ नहीं रहते? ये सुनने के बाद ध्रुवी का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। फिर भी उसने झूठ ना बोलकर सच कह दिया। ध्रुवी, नहीं, वो हमारे साथ नहीं रहते। ये सुनने के बाद आसपास की बच्चे जो उन्हीं की बातों को कान लगाकर सुन रही थी वो उसे चढ़ाने लगती हैं। धानी को उनको इस तरह ध्रुवी को चढ़ाना गुस्सा दिला रहा था। उन सब पर जोर चिल्लाने हुए, शट अप ऑल ऑफ यू, इसमें हंसने चढ़ाने वाली क्या बात है? अगर किसी ने भी ध्रुवी को चढ़ाया ना तो मैं बता दे रही हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर भी उसकी क्लासरूम की कुछ लड़के लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं। ये देखकर ध्रुवी को रोना आने लगता है। ध्रुव जो क्लासरूम के अंदर आ रहा था, जब उसने अपनी बहन की आंखों में आंसू देखा तो वो उसके पास जाकर उससे पूछने लगा, व्हाट हैपेंड ध्रुवी, व्हाई आर यू क्राइंग? तभी उसके कानों पर कुछ लड़कियों की हंसने की और ध्रुवी के डैडी ना होने की बातें सुनाई देती हैं। धानी उसकी तरफ देखकर, सॉरी ध्रुव, वो मैंने सिर्फ उसके डैडी के बारे में पूछा तो उसने कहा वो हमारे साथ नहीं रहते, इसलिए ये सब उस पर हंसने लगे। ये सुनने के बाद ध्रुव का चेहरा बहुत कठोर हो गया। उसकी गहरी हरी आंखें लाल हो गई। उसको धानी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। धानी उसे माफी मांगने ही वाली थी, उससे पहले ध्रुव गुस्से से उस पर चिल्लाने लगा, जस्ट शट अप धानी एंड स्टे अवे फ्रॉम माई सिस्टर। इतना कहकर वो ध्रुवी का हाथ पकड़कर उसे अपनी बेंच की तरफ ले जाने लगा। उसकी इतने चिल्लाने से आजू बाजू की लड़के लड़कियां थोड़ी डर गई, क्योंकि उसका चेहरा बहुत कठोर दिख रहा था। ध्रुव की आंखें गुस्से से बहुत लाल हो चुकी थीं। उसको इस तरह से चिल्लाने से धानी को बहुत बुरा लगता है, फिर कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसकी वजह से धानी रो लगी थी। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। ध्रुव उसे लेकर अपने बेंच पर बैठ गया और उसे शांत करने लगा। ध्रुव उसे बैठाकर समझाने लगा, ध्रुव, इसमें रोने वाली कौन सी बात हो गई? तुम क्यों रो रही हो? भाई, देखा ना आपने, सब लोग कैसे हमारे डैडी ना होने के कारण मुझे चिढ़ा रहे थे। ये सुनने के बाद ध्रुव को भी अंदर से बहुत दर्द हुआ, पर वो अपने दर्द को छुपाकर अपनी बहन के आंसू पोंछने लगा। ध्रुवी, हमारे पास डैडी नहीं हुए तो क्या हुआ? हमारे पास हमारी मम्मी, मासी, मामू, नाना, नानी, दादू सब लोग हैं, तो हमें डैडी की क्या जरूरत है? देखो, तुम रोना बंद करो। यू आर माई ब्रेव सिस्टर ना, सो डोंट क्राई ध्रुवी। भले ही वो आज ध्रुव को अपनी डैड के बारे में बता रहा था, पर कहीं ना कहीं अंदर से वो अपनी डैड को मिस करता था, पर वो कभी किसी से कहता नहीं था। उसे भी अंदर बहुत दुख होता था। ध्रुवी को शांत करने के लिए उसने अपनी जेब से कुछ चॉकलेट निकालकर उसके हाथ में रख दिए। चॉकलेट देखकर ध्रुवी खुशी से अपने भाई को देखने लगी और उसे गले लगाते हुए कहने लगी, यू आर द बेस्ट ब्रो। सुनने के बाद ध्रुव का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसकी नज़र सामने गई तो धानी उनकी बातें सुन रही थी। ये देखकर वो गुस्से से धानी को घूरने लगा। उसको इतना गुस्से से घूरता हुआ देख धानी थोड़ी अंदर से डर गई और अपनी नज़रें घुमाकर सामने देखने लगी। ध्रुव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी बच्चा उसकी बहन को परेशान करे या किसी और की वजह से उसकी बहन की आंखों में आंसू आए। ध्रुव एक बहुत प्रोटेक्टिव भाई था जो हमेशा ध्रुवी को प्रोटेक्ट करता रहता था। जारी है। धानी जैसी स्कूल से घर जाती है तब उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। तविक जो सफ़र करने से थक गया था वो अपने कमरे में आराम कर रहा था। जो उसकी पूरी नींद हो गई, वो फ्रेश होकर धानी को मिलने के लिए उसकी कमरे में चला गया। तविक जब धानी के कमरे में गया तो उसने देखा धानी गुमसुम से बेड पर बैठी थी। तविक उसके पास जाकर, हे टेडी बेयर, क्या हुआ? तुम अपना इतना प्यारा सा चेहरा लटकाए हुए क्यों बैठी हो? बडी, मुझे ना आज अच्छा नहीं लग रहा है। आज मेरी वजह से मेरी ध्रुवी पूरे क्लास में रोने लगी। ये ध्रुवी है कौन? उसके लिए मेरी टेडी बेयर तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तविक उसे अपने गोद में बिठाकर पूछने लगा। बडी, वो मेरी स्कूल की नई फ्रेंड है। आज ना मैंने उसके पापा के बारे में पूछा और उसने मुझे बताया कि उसके पापा उसके साथ नहीं रहते। ये सब सुनकर सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे चिढ़ाने लगे, जिसे देखकर उसे रोना आ गया। ये सब मेरी वजह से हुआ ना ही मैं उसको उसके पापा के बारे में पूछती और ना ही उसे क्लास के बच्चे चिढ़ाते। ये कहते हुए धानी का चेहरा उतर गया। तविक उसके चेहरे को देखकर, मेरी प्यारी टेडी बेयर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो उसे सिर्फ उसके पापा के बारे में पूछा था। तुम्हारा तो कोई गलत इंटेंशन था उसे रुलाने का। तुम इस बात के लिए खुद को ब्लेम कर कर नाराज मत हो। चलो, मैं कुछ तुम्हें दिखाता हूँ, कहकर उसे अपने साथ कमरे में ले गया। तविक अपने कमरे जाकर अपने कबर्ड में एक सुंदर गिफ्ट का बड़ा बॉक्स निकाला और वो धानी को हाथ में दे धानी के सामने रखते हुए, दिस इज फॉर यू माई टेडी बेयर। बडी, इसमें क्या है? धानी ने उस बॉक्स को देखकर पूछा।
तुम खुद ओपन करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। तविक खुशी से उसके गाल खींचते हुए कहने लगा। धानी एक्साइटेड होकर गिफ्ट रैप ओपन किया तो उसमें एक सुंदर सी परी जैसी दिखने वाली बड़ी सी डॉल थी, जिसे देखकर धानी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। इट्स सो ब्यूटिफुल बडी, धानी ने अपने हाथों में लेकर उसे किस करते हुए कहा। थैंक यू सो मच बडी, यू आर द बेस्ट बडी, आई लव यू, कहकर उसने तविक के गालों पर किस किया। धानी चेहरे की मुस्कान देखकर तविक के भी चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। जब लंदन में वो अपनी शॉपिंग कर रहा था तब उसकी नज़र खिलौने सेक्शन पर गई, जहाँ पर बहुत सारी टॉयज़ रखी थी। उनमें से तविक की नज़र इस प्यारी सी डॉल पर गई, जिसे देखकर उसने सोचा ये बेस्ट गिफ्ट रहेगा धानी को देने के लिए। यही सोचकर उसने वो डॉल खरीद ली थी। बड़ी, मैं इसके साथ अभी खेलना चाहती हूँ। ठीक है टेडी बेयर, जाओ तुम डॉल के साथ अपने कमरे में जाकर खेलो। ओके बड़ी, बाय, कहकर धानी भी खुश होते हुए तविक के कमरे से अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ ध्रुवी भी घर आ चुके थे। जब वो दोनों घर आए तब रीना ही घर पर थी। रीना ने जब ध्रुवी की आंखों को देखा, ध्रुवी बेटा, तुम्हारी आंखें लाल कैसे हो गई और ये सूजी हुई क्यों लग रही हैं? क्या तुम स्कूल में रो रही थी? ये सुनने के बाद ध्रुव ध्रुवी को देखने लगा। ध्रुवी अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी ध्रुव ने रीना को जवाब दिया, नथिंग मासी, उसकी आंखों में कचरा चला गया था, इसलिए उसकी आंखें ऐसी दिख रही हैं। वैसे मॉमी कहाँ है? क्या मॉमी घर पर आ गई? रीना दोनों के चेहरे को देख रही थी। नहीं, अभी तक तो नहीं आई। रीना दोनों बच्चों को देख रही थी। जितना वो दोनों को जानती थी, जब भी दोनों को छुपाने की या फिर झूठ बोलने की कोशिश करते थे, वो हमेशा बात पलट दिया करते थे। रीना ध्रुवी को अपने पास लेते हुए उनसे प्यार से पूछने लगी, ध्रुवी बेटा, मुझे सच सच बताना, क्या आज स्कूल में तुम रो रही थी? ये सुनने के बाद ध्रुवी को स्कूल की याद आने लगी। यही सोचते हुए फिर से उसकी आंखों में पानी आने लगा और वो रोने लगी। ध्रुवी को झूठ बोला नहीं जाता था। उसको इस तरह रोता देख रीना को समझ आ गया कि ज़रूर आज स्कूल में कुछ हुआ है। रीना ने उसे शांत किया और उससे पूछने लगी, ध्रुवी बेटा रो मत, मासी को बताओ क्या हुआ है? आपको किसी ने परेशान किया स्कूल में? बताइए मुझे। मासी, मेरी एक दोस्त ने मुझे अपने डैडी के बारे में पूछा। मैंने उसे कहा कि वो हमारे साथ में नहीं रहती। ये सुनते ही क्लासरूम के सारे बच्चे मुझे चिढ़ाने लगे, मेरा मजाक बनाने लगे। ये सुनने के बाद रीना को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि जितना रावी उनसे प्यार करती थी उतना ही रीना भी उनसे बहुत प्यार करती थी। तभी ध्रुव अचानक से बोल पड़ा, मासी आप इस बारे में मॉमी को कुछ मत बताइए, मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहता। प्लीज़ आप ये बात अपने तक ही रखिए, मैं अपने कमरे में फ्रेश होने जा रहा हूँ, कहकर वो अपने कमरे में चला गया। रीना ने एक नज़र जाते हुए ध्रुव को देखा और फिर रीना ने ध्रुवी को शांत किया। ध्रुवी जैसी शांत हुई वो अपनी मासी से पूछने लगी, मासी क्या आप मेरे डैडी को जानते हो? क्या आपने कभी उन्हें देखा है? वो कैसे दिखते हैं? ध्रुवी का सवाल सुनकर रीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या जवाब दे, क्योंकि आज तक उसने कभी रावी से इस बारे में ना ही पूछा था और ना ही कभी इस बात का जिक्र किया था। उसने ध्रुवी को मन बहलाने के लिए, तुम्हें पता है, आज मैंने तुम दोनों के लिए स्पेशली अपने हाथों से चॉकलेट केक बनाया है, क्या तुम उसे खाना चाहोगी? चॉकलेट केक का नाम सुनकर ध्रुवी अपने किए गए सवाल पूरी तरह से भूल गई और खुशी होकर, सच्ची मासी, आपने चॉकलेट केक बनाया है? ध्रुवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ मेरे बच्चे, मैंने आप दोनों के लिए चॉकलेट केक बनाया है। चलो मैं किसी मेड को कहकर पहले फ्रेश करवा देती हूँ, फिर दोनों बैठकर चॉकलेट केक खाना। रीना ने आवाज़ लगाकर मेड को बुलाया। मेड से कहकर रीना उसे फ्रेश करने के लिए बोल देती है। रीना ने उसकी सवालों के बचने के लिए मेड को उसे फ्रेश करने के लिए कह दिया। मेड आकर ध्रुवी को बड़े प्यार से अपने गोदी में उठाकर वहाँ से ले गए। उनके जाने के बाद रीना ने सोच लिया था कि ध्रुवी के डैडी के बारे में रावी से ज़रूर बात करेगी। रावी आज ऑफिस से लेट कर रही थी। आज ऑफिस में बहुत सारे काम होने की वजह से उसे घर आने में थोड़ा ज़्यादा ही देर हो गई थी। उसके आने से पहले ही बच्चे सो गए थे। रावी एक नज़र अपने बच्चों को देखकर अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चली गई। वो डिनर करने के लिए डाइनिंग हॉल में जाने ही वाली थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और रीना हाथों में खाने की ट्रे लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। अरे रीना, तुम यहाँ? अभी तक तुम सोए नहीं? रावी की नज़र उसके हाथों पर गई। तुम क्यों खाना लेकर आ रही? किसी मेड को कह देती। कोई बात नहीं दी, मैं आपकी ही राह देख रही थी। मैंने भी अभी तक डिनर नहीं किया है, चलिए हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। कहते हुए रीना ने अपने हाथ से ट्रे को कॉफ़ी टेबल पर रखा और 2 प्लेट में खाना डालने लगी। रावी भी वहाँ पर बने सोफे पर बैठकर खाना खाने लगी। दोनों का खाना खत्म होने के बाद रीना ने एक मेड से कहकर खाने की प्लेट ले जाने को कहा। मेड वहाँ आकर खाने की प्लेट को समेटकर कमरे से बाहर जाने लगी। उनके जाने के बाद रीना ने सोच लिया था कि ध्रुवी के डैडी के बारे में रावी से ज़रूर बात करेगी। ध्रुवी के बायोलॉजिकल निहिर अग्निहोत्री है। अग्निहोत्री
ये नाम मैंने कहीं सुना हुआ लगता है, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ये नाम कहाँ सुना था। रीना रावी को अलग करके सोचने लगी, कहने लगी। उसके बारे में और कुछ कहना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उदास होकर रावी ने रीना को जवाब दिया, रात काफ़ी हो गई है रीना, तुम्हें अपने कमरे में जाकर सो जाना चाहिए। रीना को भी समझ आने लगा उसकी दी उसके बारे में और कुछ कहना नहीं चाहते हैं, इस वक्त उन्हें अकेला रहना छोड़ देना चाहिए, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा, गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। उसके कमरे के बाहर जाते ही रावी अपने सोफे से खड़ी हो गई और अपने बेड की तरफ जाने लगी। अपने बच्चों के बारे में सोचकर रावी को बहुत दुख होने लगा। वो ये सोच रही थी कि जो कुछ हुआ उसमें उसके बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्यों ना एक बार वो अपने बच्चों को इस बारे में बता दिया जाए। पर उसे डर था सच्चाई सामने आने के बाद उसके बच्चे उसको गलत ठहराकर उसके पापा के पास जाने की जिद न कर दे। अगर ऐसा होगा तो वो कैसे अकेले अपनी जिंदगी जिएगी। यही सब सोचकर उसने फैसला बदल दिया। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि वो अपने बच्चों को सच्चाई बता दे, और दूसरी तरफ उसका दिमाग उससे ही सच बताने के लिए मंजूरी नहीं दे रहा था। यही सब सोचकर उसके सर में दर्द होने लगा। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ अग्निहोत्री हाउस में सब लोग डिनर करके अपने कमरे में सोने चले गए। मालवी अपने कमरे में फ्रेश होकर धानी की कमरे में उसे सुलाने के लिए जा रही थी। वो उसके कमरे में चली गई तब उसने देखा कि उसकी बेटी अभी तक डॉल के साथ खेल रही है। वो उसके पास गई और उसके हाथों से डॉल लेते हुए, धानी बेबी, बहुत देर तक तुमने खेल लिया, अब आप चलो, नहीं तो कल तुम देर से उठी तो तुम्हें स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी। मॉमी, मुझे और थोड़ी देर खेलना है, प्लीज़ मुझे खेलने दो ना। मालवी उसका सारा खिलौना इकट्ठा करते हुए, नहीं धानी, तुम अभी चुपचाप सोओगी। तभी वहां पर दानिश आ गया। धानी ने जब देखा कि उसके डैडी आए हैं तो वो खुश होते हुए उनके पास चली गई। दानिश ने उसको अपनी गोद में उठाया और उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। प्रिंसेस, आप अभी तक सोए नहीं, चलिए सो जाइए, कहकर उसे बेड पर लेटाने लगा और उसको बालों को सहलाने लगा। धानी अपनी आंखों से टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। अपनी आंखें बंद करके सो जाओ प्रिंसेस। डैडी, क्या मैं आपसे एक चीज़ मांग सकती हूँ? आप एक चीज़ क्या, आप 100 चीज़ मांग सकते हो, बोलो आपको क्या चाहिए? दानिश ने मुस्कुराते हुए कहा, डैडी, मुझे ना मेरा खुद का छोटा भाई या फिर छोटी बहन चाहिए। धानी ये बात इसलिए कही थी क्योंकि आज उसने स्कूल में ध्रुव को अपनी बहन को प्यार करते हुए देख लिया था, इसलिए उसके दिल में भी ये ख्याल आया कि उसका भी कोई भाई या फिर बहन हो जिससे वो ध्रुव की तरह प्यार कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ये सुनकर मालवी जो खिलौने समेटे रही थी, उसके हाथों से एक खिलौना गिर गया। खिलौने के गिरने की आवाज़ सुनकर दानिश की नज़र मालवी पर गई, जो हैरान होकर अपनी बेटी को देख रही थी। मालवी को समझ नहीं आ रहा था उसकी बेटी आज ऐसी बातें कैसे कर सकती है। मालवी उसके पास जाकर, धानी, अब तुम सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। धानी अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर दानिश की तरफ देखकर कहने लगी, डैडी, आप बोलो ना, मेरे लिए भाई या फिर बहन जल्दी ही लेकर आओगे ना? मालवी ने देखा कि उसकी बेटी उसकी बातों को इग्नोर करके दानिश से सवाल कर रही है। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगा। मालवी गुस्से से चिल्लाते हुए, धानी, सब बहुत बातें हो गई तुम्हारी, अब सो चुपचाप, जाओ। दानिश को गुस्सा आने लगा। वो कैसे उसकी बेटी पर इस तरह चिल्लाते हुए बात कर सकती थी? मालवी, ये तुम किस तरह से मेरी बेटी से बात कर रही हो? अपनी आवाज़ नीचे रखकर उससे बातें किया करो, समझी तुम? अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं मेरी प्रिंसेस को सुला दूंगा। दानिश गुस्से से घूर कर कहने लगा। मालवी उसे जवाब देना चाहती थी, पर वहाँ धानी सामने होने के कारण वो कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप धानी के कमरे से बाहर चली गई। अगली सुबह निहिर काम में बिजी होने के कारण रावी पर फोकस किया, पर वो रात को जब घर गया तो उसने सोच लिया था कि वो कल सुबह रावी को अपने बॉडीगार्ड्स को कहकर ज़बरदस्ती उठाकर अपने पास में लाने को कहेगा। अगर उसके बॉडीगार्ड्स बीच में आ जाएंगे तो वो उन्हें सीधा मौत के घाट उतार देगा। यही सब सोचकर वो अपने घर से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। जब वो अपने ऑफिस में पहुंचा, सारे एम्प्लॉयज़ में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। निहिर अपने केबिन में आया। केबिन में आने के बाद उसने कार्तिक उसके सामने खड़ा था। कार्तिक, तुम कुछ बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेकर तुम्हारी मैडम को उठाकर लेकर आओ। कार्तिक को लगा शायद निहिर ने वो फाइल पढ़ ली हो, इसलिए उसने कहा, बॉस, क्यों ना हम उन्हें ना उठाकर उनके 2 बच्चों को उठा लें तो? निहिर गुस्से, किसके बच्चों के बारे में बोल रहे हो तुम? निहिर गुस्से पूछने लगा। बॉस, मैंने आपके टेबल पर फाइल रखी थी जिसमें रावी मैडम और उनके बच्चों की सारी इन्फॉर्मेशन है। क्या आपने वो फाइल अभी तक नहीं देखी? क्या बकवास कर रहे हो और किस फाइल के बारे में बात कर रहे हो? जो कहना है साफ बोलो, वो अपने दांत पीसते हुए कहने लगा। कार्तिक ने एक नज़र निहिर के टेबल पर देखता जहां पर फाइल अभी मौजूद थी। वो डरकर उस फाइल को उठाकर निहिर की तरफ देते हुए, यही फाइल है बॉस, जिसमें उनके बच्चों की सारी डिटेल है बॉस। निहिर को यकीन नहीं हो रहा था कि रावी के 2 बच्चे भी हैं, पर ये कैसे हो सकते हैं? उसके हाथों से फाइल गुस्से से छीन ली और उसे पढ़ने लगा। वो फाइल पढ़कर उसके चेहरे भाव कठोर हो गए।
इसमें बच्चों की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? उसने गुस्से चिल्लाते हुए कहा। बॉस, वो अभी तक मेरे पास उनकी तस्वीर नहीं आई है, क्योंकि हमारे हाथ का कहना है कि किसी ने उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी मिटा दी थी, जिसकी वजह से उनको डेटा हैक करके फिर से डेटा रिकवर करना पड़ा। पर थोड़ी देर में उनकी तस्वीरें मेरे पास में आ जाएगी। जब मुझे उनके बारे पता चला तो मैंने उनके पीछे हमारे कुछ प्राइवेट डिटेक्टर लगा दिए थे। निहिर गुस्से खड़ा हुआ और उसकी कॉलर को पकड़, 10 मिनट दे रहा हूं मैं तुम्हें। अगर 10 मिनट में मुझे उनकी तस्वीर नहीं मिली तो अपना सारा सामान पैक रखना यहाँ से निकल जाने के लिए। कार्तिक डर से कांपते हुए यस बॉस बोलकर वहां से भाग गया। उसके जाते ही निहिर पूरी तरह से बौखला गया कि रावी के बच्चे कैसे हो सकते हैं। रावी उसे छोड़ जाने के बाद उसके आशिक के पास तो नहीं चली गई होगी ना? उससे शादी करके बच्चा तो नहीं पैदा कर लिए? अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे बहुत गुस्सा आने लगा। कार्तिक ने जब उसने प्राइवेट डिटेक्टिव को कॉल किया, बच्चों की पिक्चर और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछने लगा। डिटेक्टर ने अपने काम बखूबी करते हुए सारा डेटा उसके मेल बॉक्स पर भेज दिया। कार्तिक ने उसका फ़ोन कट कर अपना मेल बॉक्स ओपन करने लगा। जब उसने मेल बॉक्स खुला तो उसकी आंखें तस्वीर देखने के बाद फटी की फटी रह गई। वो हैरान होते उन तस्वीरों को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोनों बच्चे बिल्कुल बॉस दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो सकता है। आखिर बच्चों का चेहरा उसके बॉस के चेहरे से कैसे मिल सकता है? उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और जल्दी से सारे पेपर की कॉपी निकालकर फाइल बना दी और फाइल लेकर निहिर के केबिन में चला गया। कार्तिक फाइल लेकर निहिर के केबिन में आया। निहिर ने उसे एक नज़र घूर कर देखा और उसके हाथों से फाइल ले ली। वो उस फाइल को पढ़ने लगा। जब उसने बच्चों की तस्वीर देखी तो उसकी आंखें फाटी की फाटी रह गई। वो एकदम से चौंक गया। ये बच्चे तो उसी की तरह लग रहे थे। मतलब ये साफ था कि वो बच्चे उसी के हैं। कोई भी उन बच्चे की तस्वीर देखकर बता सकता था कि वो बच्चे किसके हैं। उसकी बेटी का चेहरा उसके चेहरे की तरह मैच करता था, जिससे किसी डीएनए की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। निहिर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अपनी बेटी की तस्वीर को अपने हाथ में लेकर देखा तो उसे याद आया कि इस बच्ची को वो पहले भी मिला था। तब उसे याद आया कि दिल्ली में होटल में मीटिंग अटेंड करने जा रहा था, तब वो इस बच्ची से मिला था। वो आखिर कैसा बाप है जो खुद की औलाद को ही नहीं पहचान सका। निहिर अपने कोल्ड वॉइस में, कार्तिक मेरे बच्चे कहाँ हैं? आज पहली बार उसके मुंह से वो अपने बच्चों का जिक्र कर रहा था। बॉस, वो इस वक्त विल्सन हाई स्कूल में उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जल्दी से गाड़ी निकालो, हम उस हाई स्कूल में जा रहे हैं। कार्तिक हाँ बोलकर वहां से निकल गया। निहिर ने जब अपने बच्चे की तस्वीर देखी तब उसकी नज़र उसकी आंखों पर गई, जो उसकी तरह नहीं दिखकर रावी की तरह दिख रही थी। अपने बच्चों की तस्वीर देखकर उसके चेहरे बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो बाप बन गया है। 1 मिनट के लिए उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। बस वो अपने बच्चों से जल्द ही जल्द मिलना चाहता था। वो अपने ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर हाई स्कूल के लिए निकल गया। इस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह से शांत था। उसकी आंखों में अपने बच्चों को मिलने की तड़प साफ नज़र दिखाई दे रही थी। जब उसकी कार स्कूल के गेट पर रुकी तो वो एक नज़र स्कूल पर गौर से देखने लगा। वहां पर बहुत सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। वो अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाने लगा। तभी उसे कार्तिक, जो ड्राइवर की सीट के बगल वाली सीट पर बैठा था, वो पीछे देखकर निहिर से कहने लगा, बॉस, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, आप वहीं चलिए, प्रिंसिपल वहीं बुला लेंगे। कार्तिक आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए ओके कहने लगा। पहली बार कार्तिक ने अपने बॉस की मुस्कान देखी थी। निहिर अपने कार से उतर बाहर आया और वक्त न खरवाते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस निकल पड़ा। आसपास के सारे बच्चे निहिर के बॉडीगार्ड्स और निहिर को ही घूर रहे थे। जैसे ही प्रिंसिपल के केबिन में आया, प्रिंसिपल अपनी बड़ी आंखें करके उसे देख रही थी। इतना बड़ा बिजनेसमैन टाइकून आज उसकी स्कूल में आया था। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए, हेलो मिस्टर अग्निहोत्री, आप जिससे यहाँ पर मिलने आए हैं वो भी आते होंगे, तब तक आप इस चेयर पर बैठ जाइए। निहिर उसे कोल्ड एक्सप्रेशन देकर प्रिंसिपल की सामने वाली चेयर पर बैठ गए। प्रिंसिपल निहिर के हैंडसम फेस को घूरे रह रही थी। महाशय ऐसे बैठे थे जैसे उस केबिन में वो अकेला हो। आजू बाजू कौन है इसे उससे कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाकर केबिन देखने लगा। तभी वहाँ पर किसी मीठी मीठी आवाज़ आई। कैन आई कमिंग इनसाइड मैम? ध्रुव ने रिस्पेक्टफुली पूछा। येस ध्रुव एंड ध्रुवी, कम इनसाइड। निहिर ने अपने बच्चों की आवाज़ सुनी और पीछे मुड़कर देखने लगा तो उसके दोनों बच्चे उसके सामने खड़े थे। अपने बच्चों को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो बाहर निकल गए। दोनों बच्चों की शक्लें एक जैसी थीं, खाली उनकी आंखों के शेड अलग थे। अपने इतने सुंदर बच्चे देखकर निहिर बहुत खुश हो गया। आज अगर उससे कोई अपनी जिंदगी मांग लेता तो वो खुशी खुशी उस पर न्यौछावर कर देता। प्रिंसिपल अपनी जगह से खड़ी होकर दोनों बच्चों को देखकर कहने लगी, ध्रुव ध्रुवी, मिस्टर अग्निहोत्री आपसे मिलने आए हैं। उन्हें तुम दोनों से आपस में कुछ बात करनी है। ध्रुव एक टक निहिर घूर कर देख रहा था।
वहीं ध्रुवी अपनी आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। वो सोच रही थी अपने जैसा हूबहू दिखने वाला इंसान आखिर कौन है। ध्रुवी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। प्रिंसिपल अपनी बात करके केबिन से बाहर चली गई। कार्तिक ने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि उन्हें कुछ उनसे प्राइवेट बात करनी है। प्रिंसिपल को पता था निहिर अग्निहोत्री कौन है और उसका रुतबा क्या है। वो जानती थी, इसलिए वो वहां मना न करते हुए अपने केबिन से बाहर चली गई। निहिर के चेहरे पर मुस्कान लिए खुशी से चेयर से उठ खड़ा होकर उनके पास जाने लगा। वो अपने दोनों बच्चों को गले लगाना चाहता था। ध्रुव ने एक नज़र निहिर को देखा। वो निहिर एक लुक ही पहचान लिया था कि सामने से आ रहा इंसान उनका बायोलॉजिकल फादर है। ध्रुव ने देखा निहिर उनकी तरफ आ रहा है तो उसने अपनी बहन को पीछे कर दिया और उसके सामने खड़ा हो गया। मिस्टर अग्निहोत्री, आपको अगर हमसे बात करनी है तो आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करके हमसे बात कीजिए। ध्रुव का जवाब सुनकर निहिर हक्का बक्का उसे देखने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा पहली मुलाकात में उससे इस लहजे में बात करेगा। फिर भी उसे कुछ नहीं कहा और वो नीचे घुटनों के बल बैठकर उन दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए, क्या तुम दोनों को पता है मैं तुम दोनों कौन हूँ? ध्रुव एक नज़र उसे घूर कर, आप जो कोई भी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जो हमसे बात करनी है वो कह दीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हम यहाँ पढ़ने आते हैं, आप जैसा फालतू टाइम पास करने नहीं आते। निहिर को समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा इतनी रूडली में किसी से कैसे बात कर सकता है। क्या इस बच्चे थोड़ी सी भी मैनर्स नहीं है बड़ों से बात करने का? फिर वो गुस्सा न करते हुए शांत रहा। उसके सामने उसी की परछाई उसे नजर आ रही थी। निहिर बचपन में भी इसी एटीट्यूड के साथ बात किया करता था। निहिर को लगा कि उसके बच्चे उससे नाराज हैं। होते भी क्यों नहीं, वो इतने सालों बाद उनसे मिल रहा था। पर इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। आज ही तो उसे पता चला कि उसकी दुनिया में दो खूबसूरत बच्चे भी हैं। देखो बच्चों, मुझे पता है तुम दोनों मुझसे नाराज हो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बच्चे हो। प्लीज अपने डैडी पर नाराज मत हो। मैं एक बार तुम दोनों को गले मिलाना चाहता हूँ। उसको इतना प्यार से कहता हुआ देख ध्रुवी खुद को रोक नहीं पाई। भाई, वो हमारे डैडी हैं तो हम उनसे एक बार तो गले मिल सकते हैं ना? ये सुनकर ध्रुव गुस्से से उसे घूरने लगा। उसको इतना गुस्से से घूरता हुआ देख ध्रुवी की बोलती बंद हो गई। निहिर ने देखा कि उसका बेटा उसकी बहन को गुस्से से घूर रहा था। निहिर अपने बेटे को देखकर, तुम अपनी बहन पर इस तरह से गुस्सा नहीं कर सकते और ना ही तुम उसे इस तरह से रोक सकते हो। निहिर का जवाब सुन ध्रुव बिना डरे बोल पड़ा, ये कहने वाले आप कौन होते हैं? वो मेरी बहन है, मैं देख लूंगा उसे किस तरह से बात करती है और किस तरह से उसे ट्रीट करना है। सो स्टे अवे फ्रॉम मी इन माई सिस्टर। आप यहाँ मुझसे मिलने आए थे? ये कहने वाले आप होते कौन हैं? वो मेरी बहन है, मैं देख लूंगा उसे किस तरह से बात करती है और किस तरह से उसे ट्रीट करना है। सो स्टे अवे फ्रॉम मी इन माई सिस्टर। कब आ गए? ये सुनने के बाद निहिर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। आखिर उसका बेटा उसे इस तरह कैसे बात कर सकता है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपने से बड़ों से इस लहजे में बात करो? संस्कार शब्द सुन ध्रुवी असमंजस में अपने भाई की कानों में धीरे से पूछने लगी, भाई, ये संस्कार क्या होता है और वो कौन है? हालांकि ध्रुव को भी वो शब्द समझ नहीं आया कि निहिर उसे कहना क्या चाहता है, और वैसे ही निहिर को घूर के देख रहा था। निहिर को उन्हें दोनों के चेहरे देखकर समझ आ गया कि उसकी बात उसके बच्चों सिर के ऊपर से चली गई। निहिर दोनों बच्चों को देखकर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखा दी है कि तुम अपनों से बड़ों से प्यार से बात ना करके उनसे रूडली बात करो? अपनी माँ को बीच में लाकर देख ध्रुव का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने गुस्से से निहिर को जवाब दिया, आपको मेरी मम्मी को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ बात हमारी हो रही है, ना कि मेरी मम्मी की नहीं। उन्होंने हमें क्या सीख दी और क्या नहीं, ये बात मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता मिस्टर अग्निहोत्री। अगर आपकी बातें कहकर हो गई हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ध्रुव ने सर सपाट लहजे में जवाब दिया। निहिर को ये उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा उसे इतनी बेइज्जती से बात करेगा। आज से पहले कभी भी किसी ने उससे इस तरह बेइज्जत नहीं किया था। आज पहली बार अपने बेटे के मुंह से इतनी बेइज्जती भरे शब्द सुनकर भी शांत बैठा है। ध्रुव का हर वो एक शब्द निहिर के सीने को 100 दिनों से छलनी कर रहा था। ध्रुव के शब्दों से उस दिल में अपने पापा के लिए नफरत साफ झलक रही थी, जिसे देखकर निहिर को लगा किसी ने उसका दिल निकालकर उसके हाथों में दे दिया हो। उसे अपने दिल में दर्द सा महसूस होने लगा। उसका बेटा उससे कितनी नफरत करता है ये उसे आज पता चला। निहिर की आंखों में नमी तैर गई, जिसे देखकर ध्रुवी के दिल में दर्द होने लगा। अनजाने में ही सही उसकी आंखों में भी पानी भर आया, पर ध्रुव को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो अपनी कड़वी बातों से निहिर का दिल दुखा रहा था। वो अभी भी निहिर को गुस्से से घूर रहा था। उसको कुछ न कहते देख ध्रुव ध्रुवी से बोला, शायद हमें अब चलना चाहिए, हमें क्लासरूम के लिए देरी हो रही है, चलो ध्रुवी। ध्रुव बिना निहिर की तरफ देखकर कहने लगा। ध्रुवी एक नज़र निहिर की तरफ देखकर अपने भाई को देखने लगी। उसका भाई इशारों से ही उसको यहाँ से बाहर चलने के लिए कह रहा था। ध्रुव ध्रुवी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा।
ध्रुवी पीछे मुड़कर निहिर को निराश, हताश नजरों से देखने लगी। ध्रुवी अपने आंखों में पानी लिए देख रही थी। उसका चेहरा पूरा फीका पड़ गया था, जिसे देखकर निहिर के दिल टुकड़ों में बट गया हो, ऐसा उसे लगने लगा। वहीं ध्रुव ने एक बार भी पीछे मुड़कर निहिर के चेहरे देखने की जहमत ना उठाई। ध्रुव वहां इसलिए ज्यादा देर तक नहीं रुका क्योंकि वो और ज्यादा देर वहां रुकता तो वो अपनी 5 साल की भड़ास सारी निहिर पर निकाल देता, जिसमें वो भी रोने लग जाता। निहिर अपने जाते हुए 2 खूबसूरत बच्चों को अपनी आंखों से ओझल होता हुआ देख रहा था। वो इस दुनिया में हर किसी पर मनमानी करने, उसे अपने साथ जबरदस्ती रख सकता है, पर वो इस बार अपने बच्चों को जबरदस्ती अपने पास नहीं ला सकता था। अगर उसने जबरदस्ती उन्हें रोका तो शायद उसके बच्चे उसे और ज्यादा नफरत करने लग सकते हैं। दरवाजा ओपन करके दोनों बच्चे बाहर चले गए। उनके जाने के बाद निहिर अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने खुद के चेहरे पर हाथ फेरा। उसका चेहरा फिर से कठोर हो गया। उसे रावी पर गुस्सा आने लगा कि वो कैसे उसके बच्चों को उससे छुपाकर रख सकती थी। उसने इतनी हिम्मत भी कैसे उससे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाने की। यही सोचते हुए निहिर प्रिंसिपल के केबिन से बाहर निकल गया। वो बाहर निकलकर अपने बच्चों को जाने से पहले देखने के लिए यहाँ वहाँ नजरें घुमाने लगा। तभी सामने से दौड़ती हुई बच्ची आई और उसके पैरों पर लिपट गई। बड़े डैडी, आप यहाँ कैसे? क्या आप यहाँ मुझसे मिलने आए हो? निहिर के कानों पर जब ये आवाज आई तो वो जान गया कि वो कौन है। वो इस आवाज को अच्छे से पहचानता था। निहिर ने अपनी नजरें नीचे की तो सामने धानी की खूबसूरत आंखें उसे दिखाई दी। निहिर ने खुशी से उसे अपने गोद में उठाया। निहिर भी धानी को अपनी औलाद जैसे ही प्यार करता था। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इसी स्कूल में पढ़ती है। मैं तो यहाँ एक काम के सिलसिले में आया था बेटा। निहिर उसे प्यार से कहा। मतलब आप मुझसे मिलने नहीं आए थे? धानी ने मायूस होकर कहा। मेरा बच्चा मायूस नहीं होती, डैडी यहाँ पर काम के लिए आए थे, और रही बात आपको मिलने की तो मैं जल्द ही आपसे मिलने के लिए घर पर आऊंगा, वो भी आपके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज गिफ्ट लेकर। निहिर खुशी से कहा। सरप्राइज गिफ्ट का नाम सुनकर धानी खुशी से उसे देखने लगी। कैसा सरप्राइज गिफ्ट बड़े डैडी? धानी अपनी बड़ी आंखें करके उसे पूछने लगी। वो आपको वक्त आने पर पता चलेगा। निहिर उसके गालों को चूमते हुए कहने लगा। ओके बड़े डैडी, मैं आपकी सरप्राइज गिफ्ट का घर पर जरूर वेट करूंगी, पर आप जल्दी उस सरप्राइज गिफ्ट को घर पर लेकर जाना। धानी मुस्कुराते हुए उसे कहने लगी। तभी वहां पर बेल की आवाज आने लगी। बेल की आवाज सुनकर धानी निहिर के चेहरे को देखकर, ओके डैडी, अब मुझे नीचे उतारो, मेरा लंच ब्रेक खत्म हो गया, मुझे अपनी क्लासरूम ले जाना होगा। निहिर उसके गालों को किस कर उसे नीचे उतार देता है। धानी भी उसे प्यार से बाय कहकर वहां से अपने क्लासरूम में चली जाती है। पर कोई था वहां पर जिसने दोनों की बातें और निहिर को डैडी कहते हुए सुन लिया था। वो और कोई नहीं, हमारी ध्रुवी थी, जो ध्रुव से वॉशरूम का बहाना कर उससे उसके डैडी को आखिर बार देखने आई थी। पर जब उसने धानी के मुंह से निहिर को डैडी कहते हुए सुना तो उसे बहुत बुरा महसूस होने लगा। उसे अपने आप पर ही गुस्सा आने लगा कि वो जल्दी ही किसी के बहकावे में आ जाती है। उसका भाई सच कहता है कि वो एक सच में बुद्धू लड़की है, जो जल्दी से किसी की भी बातों पर यकीन कर लेती है। वो धानी निहिर को गुस्से से घेरते हुए वहां से चली गई। धानी के वहां से चले जाने के बाद निहिर का चेहरा फिर से कठोर हो गया। कार्तिक कुछ बॉडीगार्ड के साथ स्कूल के बाहर खड़ा था। निहिर जैसे बाहर आया, कार्तिक ने कार का दरवाजा ओपन किया। निहिर अपने कार में बैठकर गया। कार्तिक भी ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया। जारी है। साफ साफ कहिए। आरके ग्रुप में रावी अपने कामों में बहुत बिजी हो गई थी और एक इवेंट अटेंड करने के लिए उसे कॉल आया था। काम ज्यादा होने की वजह से इवेंट में अपनी जगह ओहस को जाने को कह दिया। ओहस भी उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए इवेंट अटेंड करने के लिए चला गया। रावी अपने कॉन्फ्रेंस से मीटिंग खत्म अपने केबिन की तरफ जा रही थी। वो अपने केबिन का दरवाज़ा ओपन करके जैसे अंदर गई तो उसने सामने देखा, उसके सामने पर निहिर बैठा हुआ था। रावी उसे यहाँ देखकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, और उसे भी बड़ी बात ये कि उसके पापा के चेयर पर कैसे बैठ सकता है। रावी अब तक इस कंपनी की सीईओ नहीं बनी थी, इसलिए वो अपने पापा के चेयर पर नहीं बैठा करती थी, और ये इंसान बेधड़क आकर उसके केबिन में आ गया और उसके पापा के चेयर पे बैठ गया। रावी को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आने लगा। वो उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए, मिस्टर अग्निहोत्री, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बिना परमिशन के यहाँ मेरे केबिन में आकर मेरे पापा के चेयर पर बैठ की? निहिर उसके बातों का कोई जवाब न देकर चेयर से गुस्सा खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ने लगा। रावी निहिर के चेहरे को तरफ देख रही थी। आज उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी आंखों पूरी लाल हो गई थी। उसको अपनी तरफ आते देख रावी थोड़ी डर गई। निहिर गुस्से से उसको अपनी तरफ खींचा और एक हाथ से उसके बालों में डालकर उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से गुर्राते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चों को मुझसे छुपाने की? हाँ, कहते हुए उसके हाथ रावी के बालों पे कसते जा रहे थे।
रावी निहिर के मुंह से अपने बच्चों को नाम सुनकर उसे जोर का झटका लगा। वो सोच में पड़ गई कि आखिर निहिर को उसके बच्चों के बारे में कैसे पता चला गया। क्या वो उसके बच्चे छीनने के लिए यहाँ आया है? यही सोचकर उसे ठंडा पसीना आने लगा। रावी हकलाते हुए, आप कहने का मतलब क्या है? साफ साफ कहिए, आखिर किस बारे में बात करना चाहते हैं? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, समझी तुम? निहिर ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। मिस्टर अग्निहोत्री, छोड़िए मुझे, क्या बदतमीजी लगा रखी आपने? रावी गुस्से से कहने लगी। निहिर उसके बालों को छोड़कर उसके चेहरे को कसकर पकड़ अपने चेहरे के सामने किया। मैं अपनी बदतमीजी पर कभी तक उतरा नहीं आया हूँ। तुम्हारे लिए यही ठीक होगा, तुम मुझसे लीगली शादी करके खुद मेरे बच्चों को लेकर मेरे पास आ जाओ, और अगर तुमने इस बार कोई भी चालाकी की तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दूंगा। रावी पूरी ताकत लगाकर गुस्से से उसे दूर किया। मैं आपकी इन खोखली धमकियों से बिल्कुल नहीं डरती। आपको जो करना है वो कर लीजिए, मैं अपने बच्चों को आपके पास कभी लेके नहीं आऊंगी। निहिर रावी को ने गुस्से से उसको दीवार से सटा दिया और उसकी दोनों बाहों को कसकर दबाते हुए गुस्से से, क्या कहा तुमने? तुम्हारे बच्चे? वो तुम्हारी नहीं, मेरे बच्चे हैं, जिसे तुमने अभी तक मुझसे छुपा कर रखा था। वो आपके नहीं, सिर्फ मेरे बच्चे हैं। मैंने उन्हें जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया है, ना कि आपने। आपका मेरे बच्चों पर कोई हक नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरे बच्चे से दूर रहें। रावी ने गुस्से उसे कहने लगी। मैं कहने के बाद उसके चेहरे के और करीब जाकर अपनी सांसें उसके मुंह पर छोड़ते हुए, अगर तुम्हें याद नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि उस रात बिस्तर पर मैंने तुम्हें खुश किया था, ना कि तुमने मुझे। अगर मैं उस दिन जिस्म पर मेहरबान ना होता ना, तो तुम्हारे पास इतने खूबसूरत 2 बच्चे कभी नहीं होते, और ना ही तुम मेरे बच्चों को कभी माँ बनती। तो चुपचाप लीगली शादी करके मेरे बच्चों को मेरे पास लेकर आ, और खुद भी तुम मुझे अपने पास चाहिए। तो फिर प्यार से आओ या जबरदस्ती से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखना, अगर ये बात कोर्ट तक गई तो दोनों बच्चों में से एक बच्चा तो मेरे पास होगा, वो लड़का हो या लड़की, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर शायद तुम्हें इस बात से बहुत फर्क पड़ेगा। तो अपने दोनों बच्चों को अलग नहीं देखना चाहती हो तो चुपचाप से मेरी बात मान जाओ। मैं खुद भी अपने दोनों बच्चों को उनकी माँ से अलग नहीं करना चाहता, तो तुम ही अपनी अकड़ साइड में रखकर मेरे पास आ जाओ। रावी कुछ सोचते हुए उसकी आंखों में देखकर जवाब देने लगी। ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए अपने बच्चों को लेकर आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मेरी 3 शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। निहिर की बातें सुनकर गुस्सा आने लगा, फिर भी उसने कुछ न करते हुए आगे कहा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? मेरी पहली ये शर्त है कि आप बिना मुझे टोके वो सारी चीज़ें करने देंगे जो मैं करना चाहती हूँ। मेरी दूसरी शर्त है, मैं अपने पापा का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त है, आप बिना मेरी मर्जी के मुझे हाथ नहीं लगाओगे और ना ही मेरे करीब आने की कोशिश करोगे। निहिर गुस्से से उसे देखकर कहने लगा, मैं अपने बच्चों की खातिर तुम्हारी दोनों शर्त मंजूर करता हूँ, छोड़कर तीसरी शर्त मैं कभी नहीं मानूंगा। मिस्टर अग्निहोत्री, तीसरी शर्त में आपको क्या दिक्कत है? तुम मेरी बीवी हो तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो किसके करीब जाऊंगा? हाँ, तुम्हें हाथ लगाऊंगा तो और किसको हाथ लगाऊंगा, बताओ मुझे? निहिर चिल्लाते हुए कहने लगा, आपको जिसके करीब जाना है आप जा सकते हैं, जिसे अपने हाथों से छूना है छू सकते हैं। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है और ना ही कोई लेना देना है। बस आप मुझसे दूर रहना, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मुझे आपका छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर निहिर का बचा कुचा गुस्सा उस पर फूट गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए, क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं है? हाँ, कहते हुए चरररररर कुछ फटने की आवाज आई। निहिर गुस्से से रावी की शर्ट की एक बाजुओं गुस्से फाड़ दिया। बाई हुक और बाई क्रूक। निहिर गुस्से से उसके दूसरे बाजू को फाड़ देता है। ये देखकर रावी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नफरत और गुस्से उसे देखने लगती है। ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए क्या? दूर हटिया मुझसे, घटिया इंसान। रावी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। निहिर को उसकी नज़रों में अपने लिए गुस्सा देखकर उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो सामने से उसके पूरे शर्ट को फाड़ के रावी के बद से गुस्से अगर कर देता है। रावी 1 मिनट के लिए अपनी जगह पर जम गई। निहिर ने एक झटके से उसके शर्ट को फाड़ दिया था। रावी अब उसके सामने इनोवेयर में थी। निहिर रावी को बोला एक भी मौका न दिए, उसे गुस्से पलटा और दोनों हाथों को पीछे मोड़ते हुए उसके कान में पास जाकर गुस्से से अपनी भारी आवाज़ से अपनी गर्म सांसें उसके कानों पर छोड़ते हुए,
तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैंने इतने करीब देखा है। और एक बात, निहिर अग्निहोत्री की नज़र में कोई चीज़ उसके हाथों में लग जाए और फिर उस चीज़ को छू जाए तो वो हमेशा के लिए मेरी बन जाती है, बाय हुक और बाय क्रुक। और रही बात तुम्हें छूने की, तो तुम्हें छूने में क्या, तुम मुझे रोक नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए मेरे छुअन की तुम आदत डाल लो, और आइंदा से मेरे सामने सोच समझकर अपनी बात कहना, नहीं तो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा फिर से तुम्हारे जिस्म के हर एक कोने पर मेरी छुअन की निशानियां देने में। ये कहते हुए निहिर की पकड़ रावी के हाथों पर कसती जा रही थी, जिसे उसे दर्द महसूस होने लगा। मिस्टर अग्निहोत्री, प्लीज़ लीव माई हैंड, यू हर्टिंग मी। मैं आपकी हरकत के लिए मैं आपको कभी माफ़ ना करूँगी, और ना ही आपके पास अपने बच्चों को लेकर आऊँगी। अपने बच्चों का जिक्र सुनने के बाद निहिर और ज़्यादा गुस्सा आने लगा, इसलिए गुस्से से उसे पलटकर सामने किया, उसके बालों को खींचते हुए। तुम मुझे और गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, वरना मेरा सारा गुस्सा तुम्हारे इस कोमल मुलायम बदन पर फूट पड़ेगा, जिसे तुम सह नहीं पाओगी बीवी। कहते हुए उसके हाथ उसके सीने पर चल रहे थे। रावी ने गुस्से से उसके हाथ को झटका। मिस्टर अग्निहोत्री, मैं कोई आपकी चीज़ नहीं है जिसे बिना मर्जी उसे छू लें या फिर ज़बरदस्ती करके अपने पास रख लें। निहिर उसके चेहरे को कसकर पकड़ा और अपने चेहरे के करीब लाकर कहने लगा, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरा है वो मेरा है, तो कुछ भी हो जाए मैं उसे पाकर रहता हूँ, फिर चाहे मैं उसे प्यार से अपने पास रखूँ या चाहे ज़बरदस्ती, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हुए उसकी नज़र रावी के होठों पर पड़ी, जिसके बाद वो खुद को रोक नहीं सका। उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे ज़बरदस्ती किस करने लगा। रावी उसके सीने पर अपने हाथ मारे जा रही, जिससे उसको चिढ़ मचने लगी। निहिर गुस्से में उसके दोनों हाथ पकड़कर कस के उसके पीछे की तरफ कर दिया। निहिर उसे किस करते करते उसके होठों को काट रहा था, जिससे उसके होठों से खून निकलने लगा। 20 मिनट किस करने के बाद उसने उसे छोड़ दिया, रावी तेज़ लंबी लंबी सांसें लेने। निहिर को उसकी ऐसी हालत देखकर मुस्कुरा रहा था। रावी गुस्से से उसके गालों पर जोरदार चांटा रसीद दिया। कुछ समय के लिए निहिर गुस्सा शांत हुआ था, उसके एक चांटे फिर से उसके गुस्से को हवा दे दिया। उसने फिर से ज़बरदस्ती से अपने होठों उसके कोमल मुलायम अपने सख्त होंठ रखकर गुस्से में फोर्सफुली उसे किस करने लगा। रावी झटपटाने लगी। उसका अपनी बाहों में झटपटाना देख उसने उसे अपनी बाहों में कस के जकड़ लिया, जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। निहिर उसके लोअर लिप को सक करके काट रहा था, जिससे रावी के आंखों में आंसू आने लगे। निहिर उसके होठों को छोड़कर उसके कॉलर बोन को किस करने लगा। किस करते करते उसने गुस्से से अपने कॉलर बोन पर अपने दांत कड़ा दिए, जिससे रावी के मुंह से एक चीख निकल गई। आह! गर्दन में तेज दर्द होने से रावी ने उसे जोर लगाकर दूर किया। रावी एक बार उस पर हाथ उठाने वाली थी कि निहिर उसके दोनों हाथों को पकड़ के कस के पकड़ लिया और उसके कमर के पीछे मोड़कर उसके चेहरे तरफ देखकर, ये गलती भी मत करना बीवी, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने या फिर से हिम्मत दिखाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा ये केबिन है, और अपने ये नाजुक कोमल हाथ अपने पास रखना, वरना मुझे तुम्हारा ये केबिन बेडरूम बनाने ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझी तुम? निहिर गुस्से कहने लगा। निहिर ने गुस्से से उसके चेहरे को घूरा और फिर अपनी नज़रें नीचे उसके शरीर को देखा। उसका गोरी मुलायम बदन देखकर निहिर का गला सूखने लगा। वो अपना कंट्रोल खोते जा रहा था, पर वो इस जगह पर ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहता था। रावी ने उसके नज़रों का पीछा किया और दोनों हाथों से अपने बदन को छुपाने लगी। उसे अपने आप से शर्म और घिन दोनों आने लगी। निहिर एक नज़र उसे देखा, फिर उसने अपना जैकेट निकालकर उसे पहना दिया। रावी के आंसू आंखों में निकलते हुए गुस्से से उसे घूरे जा रहे थे, पर निहिर को उसके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रावी निहिर की कोई चीज़ अपने पास नहीं रखना चाहती थी। वो उसका मन कर रहा था इस जैकेट को अभी के अभी अपने बदन से अलग करे, पर फिलहाल के लिए वो मजबूर थी, क्योंकि निहिर ने उसका पूरा शर्ट फाड़ के फेंक दिया था। उसकी ये बात शायद निहिर को उसके चेहरे एक्सप्रेशन से पता चल गई थी। वो उसके पास जाकर, अगर तुम इस जैकेट को निकालकर मुझे सिड्यूस करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम बेशक ये कर सकती हो, ये तुम्हारा ही हक है, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, पर उसके बाद जो इस केबिन में होगा उसके लिए तुम ही जिम्मेदार होगी बीवी। कहकर वो शैतान मुस्कुराहट से मुस्कुराने लगा। निहिर की मुस्कान और उसके घटिया शब्द सुनकर रावी को उस पर और गुस्सा आने लगा। फिर भी वो अपने गुस्से की घूंट को पीक खुद को शांत किए खड़ी थी। निहिर उसे एक कोल्ड एक्सप्रेशन देकर, तो मेरी प्यारी बीवी, कल दिन के लिए अच्छे से तैयार रहना। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करवा पाऊंगा, जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, अगर तुम ना आई तो।
कहकर अपनी एक आंख मारते हुए वो तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगा। उसको जाता देख रावी का मन कर रहा था वो केबिन की सारी चीजें फेंक उसका सर फोड़ दे। रावी के दिल में फिर से और ज्यादा उसके लिए नफरत उमड़ने लगी। वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई और अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर रोने लगी। वो सोचने लगी कि आखिर वो अपने पापा की बात मानकर मुंबई क्यों आई। ना ही वो यहाँ आती और ना इस मुसीबत से उसकी मुलाकात होती। आज वो यहाँ ना होकर कनाडा में होती तो शायद उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होता, वो इस मुसीबत से दूर रहती। थोड़ी देर रोने के बाद उसने अपने स्टाफ मेंबर से कहकर अपने लिए कपड़े ऑर्डर कर दिया, क्योंकि उसके पास फिलहाल के लिए कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे और वो नहर के जैकेट में बाहर भी नहीं जा सकती थी। थोड़ी देर बाद एक फीमेल स्टाफ कपड़े का बैग लेकर डोर नॉक करके अंदर आई। रावी अपने चेयर पर फाइल पकड़ मुंह फेर कर बैठी थी। उसके कुछ कहने से पहले ही रावी ने उसे अपने हाथों में लाया बैग को कॉफी टेबल रखने को कहा। उस स्टाफ ने बिना कुछ कहे और बिना रावी का चेहरा देखे उस बैग को केबिन में रखकर वहां से जाने लगी। केबिन का डोर बंद होने की आवाज से रावी अपने चेयर को घुमाकर सामने कॉफी टेबल देखने लगी, जहां पर एक बैग रखी थी। वो चेयर से उठकर उस बैग को लेकर वॉशरूम में चेंज करने के लिए चली गई। जब वो चेंज करके बाहर आई और हाथों पर रखा नेहर का कोट डस्टबिन में फेंक दिया। रावी को उसकी कोई चीज अपने पास रखना गवार नहीं था। रह रहकर उसे नेहर के अपने बच्चों को अलग करके शब्द उसके कानों पर सुनाई दे रहे थे। रावी अपने आप को शांत करके फिर कामों में लगाने की कोशिश करने लगी, पर रह रहकर उसका दिमाग उसे नेहर के कहे जाए अल्फाज उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसकी नज़र यहाँ वहाँ घुमाने लगी। उसकी नज़र डस्टबिन पर गई, वो जहाँ पर नेहर का जैकेट था। अपने जगह से खड़ी हुई और वहाँ से जैकेट को अपने हाथों में लिया और एक हाथों से लाइटर लिया और उस जैकेट को जलाने लगी। वो उस जलते हुए जैकेट की आग को देखकर रावी की आंखों में भी नेहर के लिए नफरत साफ झलक रही थी। रावी का आज पूरा चेहरा उतर गया था। वो अपने उतरंगे हुए चेहरा लेकर घर पहुंची। वो घर के अंदर चली गई तो वो सामने देखकर हैरान हो गई। सामने उसके मम्मी लिविंग एरिया में बैठकर रिना ऋषभ बच्चों के साथ मिलकर गेम खेल रहे थे और वहीं सोफे के दूसरे के किनारे उसके पापा फोन में कुछ देख रहे थे। मालती नजर जब रावी तरफ गई तो वो मुस्कुराते हुए आ गई मेरी बच्ची कहकर अपने जगह खड़ी होकर रावी तरफ आने लगी। सामने से आ रही अपनी मम्मी को रावी ने अपने चेहरे मायूसी छिपाते हुए आगे चलकर दोनों की तरफ देखकर, मम्मी पापा आप कब आईं? और ये क्या बात हुई? एक कॉल करके मुझे बताना चाहिए था ना कि आप आने वाली हो। मैं ड्राइवर से कहकर एयरपोर्ट पर आपके लिए गाड़ी भेज देती, कहते हुए मालती के गले मिली। थोड़ी देर गले मिलने वो मुस्कुराते हुए अलग हुईं। ऋषभ रिना जो ध्रुव के साथ लिविंग एरिया में वीडियो गेम खेल रहा था, अपनी मम्मी को आता देख ध्रुव और रिना गेम छोड़कर वो अपनी जगह उठकर रावी के पास आने लगी। ए मम्मी आप आ गई, कहते हुए उसके पैर से लिपट गई। आप कहाँ थी इतनी देर? हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। सॉरी बेटा, मम्मी को आने में देर हो गई, रावी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराते कहा। ध्रुवी अपना वीडियो गेम छोड़कर अपनी मम्मी के पास आने लगा। मम्मी आपने प्रॉमिस किया था आज आप जल्दी घर आकर मेरे साथ वीडियो गेम खेलेंगे, पर आप इतनी लेट क्यों आई हो? आकाश जी, हाँ बेटा तुम आज कुछ ज्यादा ही देर से हो गई। तुम्हें घर आने में क्या ऑफिस में वर्कलोड बढ़ गया है क्या? आकाश जी ने रावी की तरफ देखकर कहा। रावी झूठ बोलते हुए, हाँ पापा, वो नए प्रोजेक्ट पर थोड़ा काम चल रहा था, इसीलिए काम करते हुए समय का पता नहीं चला। और फिर ध्रुव की तरफ देखकर, सॉरी बेटा मैं अपना प्रॉमिस भूल गई, हम किसी और दिन टाइम निकालकर सब एक साथ मिलकर गेम खेलेंगे, कहते हुए उसके सिर पर याद से हाथ फेरने लगी। इट्स ओके मॉमी। देखा आपने, आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी की वजह से मेरी बेटी अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रही है। देखो कितनी थकी हुई नजर आ रही है मेरी बच्ची, मालती आकाश की तरह देखकर कहने लगी। रावी को अपने बारे में इतना सोचते देख फीकी मुस्कान के साथ, मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आप इसके लिए पापा को ब्लेम मत कहिए। वो ऑफिस में नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, उसी की मीटिंग में बिजी थी और ऑफिस से निकलते समय ट्रैफिक में फंस गई, ये कहते हुए अपनी नज़रें चुरा रही थी। मालती ने जब उसका चेहरा गौर से देखा, क्या हुआ बेटा, तुम परेशान नजर आ रही हो, तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों दिख रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी को बस आज काम ज्यादा था, इसी वजह से थकान महसूस हो रही है, इसीलिए आपको मेरा चेहरा ऐसा दिखाई दे रहा है। रिना, अरे हाँ दी, आपका चेहरा तो एकदम पीला पड़ गया है। और ये क्या दी, आप कहीं घूमने गए थे, आपके कपड़े चेंज कैसे हो गए? इस पर रावी को निहीर की घटिया हरकत याद आई, वो वहीं जम गई। उसका कुछ रिएक्शन ना देखकर ऋषभ उसके चेहरे को देखकर कहने लगा। ऋषभ, क्या बात है दी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मालती भी फिक्र करते हुए, क्या हुआ बेटा, बुखार तो नहीं लग रहा? कहकर मालती उसके सर को छूते हुए देखने लगी। रावी उनके हाथ को प्यार से पकड़ते हुए, मम्मी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा है और कुछ नहीं, सब लोग परेशान मत होइए।
अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, अपने कमरे में फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी अदरक की चाय बनाकर लाती हूँ। इसी तुम्हारा सिरदर्द भी छूमंतर हो जाएगा। मालती मुस्कुराते हुए वहां से किचन की तरफ जाने वाली थी। रावी उन्हें रोकते हुए, नहीं मम्मी, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में खाना खाकर गोली खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप यहीं बैठिए, आप पहले से ही सफ़र करके आई हैं, थक गई होंगी। बेटा, एक माँ अपने बच्चों को देखकर पूरी थकान भूल जाती है, और मेरे बच्चों को इतना खुश देखकर मेरी पूरी थकान गायब हो गई है। तो तुम जाओ अपने कमरे में फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ। आकाश, हाँ बेटा, मालती सही कह रही है, ज्यादा भी गोलियां खाना अच्छी बात नहीं होती। तुम मालती के हाथों की बनाई हुई चाय पी लो, तुम्हारा सिरदर्द ठीक हो जाएगा। वैसे आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है किसी से, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। रावी उन्हें कंफ्यूज होकर देखने लगी। आकाश, पहले तुम फ्रेश होकर आ जाओ, फिर हम बैठकर बात करते हैं। रावी ने कुछ ज्यादा नहीं पूछा, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी निहीर की बातें चल रही थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर अपने कमरे में जाना चाहती थी। उसने ठीक है कहकर वहां से जाने लगी। रावी के जाने के बाद रिना ऋषभ की तरफ देखकर, रिना, तुम्हें नहीं लगता दी चेहरा कुछ अलग ही नजर आ रहा था, जैसे उन्होंने किसी बात का टेंशन लिया हो, या फिर किसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो। हाँ, मुझे भी दी आज अलग ही लग रही थी। आज पहली बार उनका चेहरा देखकर ऐसा लगा दी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं उन दोनों की बातें ध्रुव ने सुन ली थी। उसे भी अपनी मम्मी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जरूर वो किसी टेंशन में है। रावी जब अपने कमरे में आई तो फिर से उसके दिमाग पर निहीर की बातें आने लगी। वो अपना फोन निकालकर वो ओहस कॉल मिलाने लगी। 2 रिंग बाद ओहस ने कॉल पिक कर लिया। ओहस के कुछ बोलने से पहले ही, ओहस, आधे घंटे में यहाँ का सबसे बेस्ट लॉयर कौन है, इसकी सारी डिटेल मुझे मेल करो, और ध्यान रहे वो मुंबई का सबसे बेस्ट लॉयर हो। लॉयर का नाम सुनकर ओहस कंफ्यूज हो गया कि आखिर रावी को लॉयर की क्या जरूरत पड़ी। मैडम, लॉयर किस चीज चाहिए आपको, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें सारी चीजें बाद में समझा दूंगी, पहले तुम मेरा ये काम करो। आधे घंटे के अंदर मुंबई का सबसे बेस्ट लॉयर कौन है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अपने मेल बॉक्स पर भेज दो। उसने भी उससे ज्यादा कुछ सवाल ना करते हुए ठीक है मैडम कहकर फोन रख दिया। उसके फोन कट करने के बाद, मिस्टर अग्निहोत्री, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी खोखली धमकियों से मैं डरकर अपने बच्चों को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी? तो ऐसा सोचना भी मत। अगर तुमने मुझे कोर्ट की पायरी दिखाई तो यहीं सही मैं तुम्हें इसमें भी मात देने की पूरी कोशिश करूंगी, पर आसानी से अपने बच्चों और खुद को तुम्हारे हवाले बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते हुए उसकी आंखों में नफरत छलक रही थी। रावी ने फोन साइड में रखा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर आकर लिविंग एरिया में आ गई, जहां पर सभी बैठे हुए थे। काम डाउन ससुर जी। रावी अपने कमरे में से फ्रेश होकर अपने कमरे में आई और कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चले गई। जब वो कपड़े चेंज करके मिरर के सामने बाल सुखाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, उसकी गर्दन पर निहिर के दांतों का निशान दिखाई दे रहा था, जो अब तक काला नीला पड़ चुका था। रावी ने निहिर को गालियां देते हुए अपने बालों को खुला छोड़कर निशान को छुपा लिया। जैसे नीचे जाती है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ गए थे। रावी भी उनके बीच में जाकर चेयर खिंचकर बैठ जाती है। मालती मुस्कुराते हुए उसके सामने अदरक वाली चाह रख दी। रावी ने भी उस चाय के कप को अपने होठों से लगा लिया। चाय पीने के बाद आकाश जी सबकी तरफ देखकर कहने लगे, रावी बेटा, कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल मैं तुम्हें ऑफिशियली कंपनियों का सीईओ अनाउंस करने वाला हूं। मैंने कल सारे बोर्ड मेंबर को मेल कर दिया है कि वो कल सुबह ऑफिस में हाजिर रहें। ये सुनने के बाद सब लोग रावी के लिए खुश हो गए। कंग्रेचुलेशन सीईओ दी, रीना खुशी से कहने लगी। वाह दी, कंग्रेचुलेशंस, इस बात पर तो पार्टी तो बनती है, तो क्यों ना हम कल घर में छोटी सी पार्टी रखें, ऋषभ ने चहकते हुए कहा। ध्रुवी जो ध्रुव के बगल में बैठी थी, वो उसके थोड़ा पास जाकर अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पूछने लगी, भाई ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये सीईओ क्या होता है? ध्रुव बिना किसी भाव से, सीईओ मतलब ओनर ऑफ द कंपनी। ध्रुवी खुश होते हुए, वाओ नानू कितने अच्छे हैं, अपनी कंपनी हमारी मॉमी के नाम कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही कुछ, अब चुपचाप खाना खा लो बिना मुझसे सवाल किए। ध्रुवी ध्रुव का जवाब सुन मुंह बनाते हुए ना खाना खाने लगी। आकाश जी, घर में पार्टी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कल 5 स्टार होटल में पार्टी रखेंगे। मैं किसी से कहकर पार्टी की सारी अरेंजमेंट कर दूंगा। तुम लोगों को घर में छोटी पार्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद रावी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि कल निहिर उसके रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आने वाला है, और पता नहीं कल के दिन वो क्या क्या करने वाला है, इसलिए उसका कल घर पर रहना बहुत ज़रूरी है। रावी, पापा मैं इतनी जल्दी आरके ग्रुप कंपनी की सीईओ बना नहीं चाहती।
उसका ऐसा जवाब सुनी सब उसकी तरफ देखने लगे। आकाश जी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रावी को क्या हो गया, सीईओ बनने के लिए मना कर रही है। रावी ने आकाश जी के चेहरे को देखा। मेरे कहने का मतलब है पापा, फिलहाल मैं इतनी केपेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं कनाडा की भी कंपनी हैंडल कर रही हूँ और यहाँ की भी हैंडल करूँगी तो मुझ पर ज़्यादा लोड आया जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मैं खुद को इस सब के लिए प्रिपेयर कर लूँ, फिर आप इस कंपनी का सीईओ मुझे बना देना, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकूँ और इस कंपनी को भी आगे ले जा सकूँ। आई होप पापा मेरी फैसले से आपको कोई आपत्ति ना हो तो। आकाश को भी उसकी बात सही लगी, क्योंकि रावी अपनी बिजनेस लाइफ में बहुत बिजी हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसे खुद के लिए भी कम ही वक्त मिलता था और 2 कंपनी को संभालना इतना आसान काम नहीं था। रावी इस सब के लिए केपेबल थी, पर फिर भी आकाश जी ने उस पर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी डाल दी थी, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को भी वक्त नहीं दे रही थी। कहीं ना कहीं उसका प्राइवेट स्पेस भी उससे छिन गया था। उन्होंने रावी के फैसले को मानते हुए, ठीक है बेटा, अगर तुम टाइम लेना चाहती हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इन फ्यूचर तुम्हें ही आरके ग्रुप कंपनी का सीईओ बनना है, ये बात ध्यान रहे। थैंक यू पापा मुझे थोड़ा वक्त देने के लिए। तभी रावी के फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। जब उसने अपना मैसेज ओपन किया तो उसका मैसेज था कि उसका काम हो गया है। रावी झट से अपने चेयर खड़ी होकर जाने लगी। उसको अचानक अपनी जगह से खड़े होते देख मालती पूछने लगी, रावी बेटा ऐसे अचानक उठकर कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना? मम्मी वो मुझे ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम आया है, मैं बाद में खाना खा लूंगी। इतना कहकर वो हड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगी। फिर कुछ से याद आया, वो मुड़कर मालती को देखकर कहने लगी, मम्मी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, शायद मुझे काम करते करते देर हो जाएगी, तो आप प्लीज़ ध्रुवी को खाना खिलाकर सुला देंगी? मालती, बेटा ये भी कोई कहने वाली बात हुई क्या, मैं मेरे वक्त पर पोता पोती को सुला दूंगी। रीना, हाँ दी आप टेंशन मत लो, आप अपना काम खत्म करो, मैं और मम्मी ध्रुवी को सुला देंगे। रावी उसे हल्की मुस्कान दी और उसके बाद अपने बच्चों की तरफ देखकर कहने लगी, ध्रुवी अपना खाने खाकर जल्दी से सो जाना, कल स्कूल भी जाना है। और हाँ अपनी नानी को ज़्यादा तंग मत करना, वो भी सफ़र से थक कर गई हैं, तो कोई जिद नहीं करेगा उन्हें मुंह से स्टोरी सुनाने के लिए। दोनों बच्चों को अपनी मम्मी की बात सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अपनी बात कहकर वो अपने कमरे में जाने लगी। उसको ऐसे जाते हुए देखा मालती को कुछ समझ नहीं आया, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो रावी बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गई। आकाश जी ने मालती के चेहरे के हाव भाव देखकर, ज़्यादा मत सोचो मालती, ज़रूर कुछ ऑफिस का काम आया होगा इसलिए वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गई। तुम इतना मत सोचो, बाद में मेड से कहकर उसके कमरे में खाना भेज दो, वो काम करने के बाद खाना खा लेगी। मालती ने हाँ में जवाब दिया। सब अपना खाना खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रावी ने जैसे अपने कमरे में आई उसने अपना लैपटॉप खोला और मेल चेक करने लगी। उसने 10 लॉयर की इन्फॉर्मेशन उसकी मेल बॉक्स पर भेज दी थी। रावी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से किस एक को वो चुने, क्योंकि इसमें 10 जो लॉयर थे वो मुंबई जाने माने बेस्ट लॉयर थे। रावी को ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से कौन सा बेस्ट लॉयर होगा जो वीर के लॉयर को मात दे सके। उसने इंटरनेट पर सारे लॉयर्स के नाम एक एक डालकर उनके बारे में पढ़ने लगी। सारे लॉयर्स वन ऑफ द बेस्ट थे। रावी को उनकी सारी डिटेल पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा वक्त बीत गया था। सबकी डिटेल पढ़ते समय इंटरनेट पर उसको एक लॉयर का नाम शो हुआ। उसने उस लॉयर के नाम पर क्लिक किया, तब उसकी सारी डिटेल स्क्रीन पर शो होने लगी। रावी लैपटॉप स्क्रीन पर उसकी सारी डिटेल पढ़ने लगी। उसने देखा कि ये जो लॉयर था वो आज तक अपनी ज़िंदगी में एक भी केस ना हारते हुए सक्सेसफुली जीता था। उसका नाम आर्यन भट्ट था। रावी ने सोच में पड़ गई कि उसने इस लॉयर की इन्फॉर्मेशन उसे क्यों नहीं भेजी। फिर उसने सोचा कि शायद कम समय होने के कारण उसका ज़्यादा ध्यान नहीं गया होगा और उसी में ही उसने जल्दबाजी में उससे ये नाम छूट गया होगा। उसने 10 में से 3 जनों को सिलेक्ट किया, जिसमें आर्यन भट्ट का भी नाम शामिल था। उनके नंबर अपने मोबाइल में फिट कर दिए। उसका मन कर रहा था कि वो अभी उनसे कांटेक्ट करके सारी प्रोसीजर पूछ ले, पर रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि कल सुबह ही उनसे बात की जाए। रात के 2 बजने को हो रहे थे। रावी की भी आंखें भारी होने लगी थीं। वो जाकर अपने बेड पर सो गई। अगली सुबह 9 बजे मालती किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, वहीं आकाश जी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनके घर में हट्टे कट्टे आदमी घर के अंदर आने लगे। इतने सारे कदमों की आहट सुनकर आकाश जी ने न्यूज़पेपर से अपना सर निकालकर सामने देखने लगे। उन्होंने सामने देखा तो हट्टे कट्टे नौजवान 20-25 काले रंग के कपड़े पहने बॉडीगार्ड की तरह दिखने वाले हाथ में गन अंदर आ रहे थे। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन है और इन्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी। वो अपनी जगह से खड़े होकर उनकी तरफ देखकर पूछने लगे, कौन हो आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हो, किसने भेजा है आपको? उनके सवाल पूछने पर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आकाश जी चढ़ते हुए उनसे पूछने लगे, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। आकाश जी की आवाज़ सुनकर मालती भी किचन से भागते हुए बाहर आ गई। जब उन्होंने बाहर देखा तो उनकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई। क्या चल रहा है यहाँ पर और ये इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मालती ने सबकी तरफ देखकर आकाश जी की तरफ देखकर पूछने लगी। आकाश जी कुछ बोलने से पहले,
तभी वहां पर एक रौबदार आवाज आई, काम डाउन ससुर जी, सुबह सुबह इतना जोर से चिल्लम चिल्ली करना आपकी सेहत हानिकारक होगा, सही नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो ज्यादा जोर से चिल्लाने से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। आकाश मालती जी ने जब उस आवाज की तरफ सर घुमारा तो सामने से निहिर अपने दोनों हाथ जेब में डालते हुए किसी गैंगस्टर की तरह चलते हुए आ रहा था। निहिर ने आज क्रीम कलर का 3 पीस 1 बिजनेस सूट पहन रखा था। निहिर की आंखों में आज एक अलग ही चमक थी जिसे देखकर कोई भी घायल हो जाए। आकाश जी ने जब निहिर की कपड़े और उसका ऑरा देखा तो वो थोड़ा सहज होकर उससे पूछने लगे, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहे हो? किसने भेजा है तुम्हें? निहिर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए जाकर सोफे पर आराम से बैठ गया। उसकी इस हरकत पर आकाश को बहुत गुस्सा आने लगा कि वो कैसे बिन बुलाए मेहमान आकर उनके सोफे पर महाराजा की तरह पसर गया। मैं कौन हूँ ये आपको जल्दी पता चल जाएगा ससुर जी, पहले आप अपनी बड़ी बेटी रावी को तो यहाँ बुला दीजिए। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान कौन है और उन्हें ससुर क्यों कह रहा है और रावी से इस इंसान का क्या काम है और वो रावी को बुलाने के लिए क्यों कह रहा है। तुम्हें मेरी बेटी से क्या काम है और तुम होते कौन हो मुझे ससुर कहने वाले? मेरी बीवी आ गई। रावी जो सुबह सुबह मॉर्निंग जॉगिंग पर गई थी वो पसीने से लथपथ घर के अंदर आई तो वो भी बॉडीगार्ड्स को देखकर हैरान हो गई। उसने अपनी नजरें पूरे घर में घुमाई। वो अंदर आकाश की तरफ आते हुए, पापा ये लोग कौन है? ये कहते हुए उसकी नज़र बाजू के सोफे पर बैठ निहिर पर गई। निहिर उसे कोल्ड नज़रों से देखकर मुस्कुराने लगा। मेरी बीवी आ गई, अच्छा हुआ बीवी, तुम बिल्कुल इसी समय पर आई हो। रावी को ऊपर नीचे तक देखकर, ओ आई सी, मेरी बीवी जॉगिंग करने भी जाती है। तभी भी सोचो कि वो हर जगह हर समय कैसे मुझसे बचकर भाग निकलती है। क्यों, सही कहा ना मैंने, मेरी भगोड़ी बीवी? निहिर तिरस्कार से कहने लगा। निहिर के मुंह से रावी के लिए बीवी शब्द सुन मालती आकाश को एक झटका लगा। सब एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे उन लोगों ने कुछ गलत सुन लिया हो। वहीं उसका बीवी शब्द सुन रावी का चेहरा फीका पड़ गया। उसका मन कर रहा था इस आदमी को अभी इसी जगह पर मौत देकर उसके टुकड़े कुत्तों को खिला दे। बीवी, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बेटी तुम्हारी बीवी कैसे बन सकती है? मालती गुस्से निहिर को देखकर कहने लगी। निहिर तिरछी मुस्कान से, सासू माँ जी, आपको इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो शख्स मैं ही हूँ जिससे आपकी बेटी की 5 साल पहले शादी हुई थी। ये सुनने के बाद मालती को रावी की कही बात याद आ गई कि वो उन्हें किस हालत में मिली थी और उसके साथ क्या हुआ था। ये सुनने के बाद और सोचने के बाद उनका गुस्सा आसमान छू गया। वो निहिर के पास गई। स्कैम। जोरदार चांटा निहिर के गालों पर मालती ने जोर दिया। किसी को लगा नहीं था कि मालती ऐसा भी कुछ करेगी। आकाश जी हैरान होकर मालती को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मालती को क्या हुआ जो उसने गुस्से से किसी अनजान इंसान पर हाथ उठा दिया, जबकि वो कभी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करती। वहीं निहिर गुस्से से तिलमिला उठा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मिस राठी मुझ पर हाथ उठाने की? आप जानती भी हो आपने किस पर हाथ उठाया है और इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है आप सबके लिए। आकाश जी को मालती का अचानक अनजान आदमी पर हाथ उठाना सही नहीं लगा। वो बीच में आते हुए, ये सब क्या हो रहा है और कौन हो तुम? और मालती, तुम ऐसे ही किसी पर ऐसे हाथ उठा सकती हो जिसे तुम जानती भी नहीं हो? मालती बिना डरे एक नज़र निहिर को गुस्से देखकर आकाश को देखकर बोली, ये वही इंसान है जिसने मेरी बेटी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी। ये वही दरिंदा है जिसने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। मालती बात सुनकर निहिर गुस्से से बोला, क्या कहा आपने? आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने? अरे वो तो आपकी खुद की बेटी थी जो शादी के दूसरे ही दिन अपने पति को छोड़कर भाग गई थी। पूछिए अपनी भगोड़ी बेटी से। निहिर गुस्से से कहने लगा, वो इसलिए भागी थी क्योंकि तुमने उसे जबरदस्ती उसकी शादी से मंडप से उठाया था और उससे बिना मर्जी शादी की, और यहाँ तक कि कहते कहते वो रुक गए। आकाश जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उन्हें रावी के बारे में पता था, पर उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बात उन्हें आज तक नहीं पता थी। मालती, पहले तो शांत रहो और मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है। रावी उस दिन को याद करके उसका दिल भर आया। उसे भी अब सच बता देना चाहिए था। वो रोते हुए अपने पापा के पास कहने वाली थी कि निहिर ने उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर अपने करीब करते हुए आकाश जी की तरफ देखकर बोला, मैंने आपकी बेटी को जबरदस्ती उसके शादी से मंडप से उठाया था और उसके साथ 7 फेरे लिए थे, उससे शादी की थी। अब मैं अपनी बीवी बच्चों को यहाँ से लेने आया हूँ, तो चुपचाप आप उन दोनों को मेरे साथ विदा कर दीजिए ससुर जी, इसमें सबकी भलाई है। आकाश जी को निहिर का रावी को अपने तरफ खींचना अच्छा नहीं लगा। वो निहिर को देखकर बोले, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बच्ची का हाथ पकड़ने की? उसका हाथ छोड़ो अभी के अभी। ये सुनकर निहिर का हाथ रावी के हाथों पर और कस गया। उसने उसे अपने और करीब करते हुए आकाश जी को कहा, मिस्टर राठी, पहली बात, मेरी बीवी आपकी कोई सगी बेटी नहीं है, तो आप उस पर अपनी बेटी जैसा का हक जताना बंद कर दीजिए। ये मेरी बीवी है, यानी कि मिसेज रावी निहिर अग्निहोत्री है।
निहिर के मुंह से अग्निहोत्री नाम सुनकर वो उसे हैरान होकर देखने लगे। उन्हें थोड़ा डाउट होने लगा कि ये वही निहिर अग्निहोत्री है। कहीं ये वही निहिर अग्निहोत्री नहीं जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिनके बहुत सारे बिजनेस हैं और जिससे उनकी कंपनी की एक डील होने वाली थी। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर निहिर उसके तरफ देखकर कहने लगा, आप सही सोच रहे हैं सुरजी, मैं वही हूँ, द ग्रेट बिजनेस निहिर अग्निहोत्री, जिसने आपकी भी कंपनी से एक डील साइन कर रखी है, जिसे साइन करने के लिए मेरी प्यारी बीवी मेरे पास आई थी। रावी उसका हाथ छुड़वाते हुए, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निहिर गुस्से उसके चेहरे के पास जाकर अपने दांत भींचते हुए, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था बीवी कि तुम चुपचाप मेरे पास आ जाओ, पर तुम नहीं आई, और मैं जानता था कि तुम मेरे पास प्यार से नहीं आओगी, इसलिए मैं खुद तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया हूँ। तो बिना नखरे किए मेरी बात मान जाओ और मुझे बुरा बनने के लिए मजबूर मत करो। अपनी मर्जी से मेरे साथ चलो या जबरदस्ती से, चलना तो तुम्हें मेरे साथ ही है। निहिर गुस्से से कहने लगा। उसकी ऐसी उसी बात सुनकर आकाश जी गुस्सा करते हुए, ये क्या जबरदस्ती है? तुम मेरी बेटी से इस तरह से बात नहीं कर सकते, और ना ही तुम उसे अपना पति कहते हो। तो इतने साल तुम कहाँ थे? इतने सालों से तुम उसे एक बार भी मिलने नहीं आए और ना ही उसे लेने आए, तो किस हक से तुम ये सब उसे कह रहे हो? निहिर तिरस्कार से मुस्कुराते हुए, ससुर जी, मैं मानता हूं कि मेरी बेटी से आपकी शादी हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ जोर जबरदस्ती करके हमसे अलग कर देंगे। अगर आप मेरी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो पहले आपको शांति से बैठकर हमें बात करनी चाहिए। आकाश जी ने शांत भाव से निहिर को देखते हुए कहा। निहिर को भी एक पल के लिए उनकी बात सही लगी। उसने रावी का हाथ छोड़ दिया और आकाश जी की तरफ देखने लगा। उसे समझ आ रहा था कि घर में अगर कोई समझदार अक्लमंद इंसान है तो वो आकाश राठी है। मालती को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा। वो गुस्से आकाश जी की तरफ देखकर बोली, आकाश जी, आप क्या कर रहे हैं? आप इस दरिंदे के साथ मेरी बेटी को भेजेंगे? अगर आप जैसा सोच रहे हैं तो मैं आपके फैसले में कभी आपका साथ नहीं दूंगी। मैं अपनी बेटी को कभी इस जैसे हैवान के पास नहीं जाने दूंगी। आकाश जी शांत आंखों में मालती से कहने लगे, मालती, तुम जरा शांत रहो और मुझे रावी से और मिस्टर अग्निहोत्री से बात करने दो। मैं इन दोनों को रावी की स्टडी रूम में लेकर जा रहा हूँ। आकाश जी रावी की तरफ देखकर बोले, रावी बेटा, तुम खुद आ जाओ। और फिर निहिर की तरफ देखकर, मिस्टर अग्निहोत्री, आइए मेरे साथ, हम लोग वहीं बैठकर बातचीत करते हैं, कहकर वो अपने कदम रावी की स्टडी रूम में बढ़ाने लगे। निहिर एक नज़र मालती को जलती निगाहों से घूरा, फिर आकाश जी के पीछे जाने लगा। उसके वहां से जाने के बाद रावी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। कहीं वो इस दरिंदे के साथ उसे जाने के लिए तो नहीं कहेंगे ना? अगर ऐसा होगा तो वो खुद अपने 2 बच्चों को यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाएगी। मालती उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसके पास आई और उससे कहने लगी, रावी बेटा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आकाश जी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मैं उनके खिलाफ जाकर मेरी बेटी का साथ दूंगी। तुम्हें किसी के दबाव में आकर अपने साथ नाइंसाफ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हर पल हर जगह तुम्हारे साथ रहूंगी बेटा, कहकर उन्होंने रावी को अपने सीने से लगा लिया। रागिनी भी उन्हें कस के गले लगाया कि उसे अभी किसी अपने की बहुत ज़रूरत थी जो उसे हिम्मत ताकत दोनों दे सके। और मालती को देखकर उसके अंदर आकाश की बात सुनकर रावी की जो हिम्मत टूट रही थी, वहीं मालती की बात सुनकर उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जगने लगी थी कि शायद इस जिंदगी में कोई उसके साथ ना हो, पर उसकी मम्मी हमेशा उसके साथ रहेगी। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो, पर उसकी मम्मी हमेशा उसके साथ रहेगी। उनकी बात सुनकर कुछ हद तक रावी शांत हो जाती है और फिर अपने स्टडी रूम की तरफ जाने लगती है। जारी है। तुम्हारे अंदर बहुत आग है ना? जैसे ही रावी अपने स्टडी रूम में गई, निहिर पहले से वहां के सोफे पर बैठ स्टडी रूम घूर कर देख रहा था। रावी का स्टडी रूम साफ सुथरा था। वाइट कलर की शेल्फ में बहुत सारी किताबें रखी थी। उसके ठीक बीच में 4 सोफे और बीच में एक टेबल था। निहिर के बगल में आकाश जी बैठे थे। वहीं रावी निहिर को गुस्से घूरते हुए उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। निहिर भी उसे एक कोल्ड लुक दे रहा था, आकाश जी दोनों तरफ देखकर। मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आप मेरी बेटी से प्यार करते हैं? आकाश जी शांत भाव से कहने लगे। इस सवाल पर दोनों एक दूसरे को टशन वाली कोल्ड लुक देखकर आकाश जी को देखने लगे। निहिर कठोर वॉइस में, नो मिस्टर राठी, मैं आपके बेटी से प्यार नहीं करता, और करता भी कैसे। मैं प्यार जैसे फालतू शब्द पर भरोसा नहीं करता। मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद है जो इंसान को पूरी तरह से कमज़ोर बनाकर रखते, और मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करूं। रावी ने एक नज़र गुस्से से देखा। तुम जैसे गंधे से उम्मीद भी की जा सकती है जिसे सिर्फ पैसा कमाना आता हो। प्यार का तुम जैसे हैवान से दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। ये तुम्हारा शैतान जैसी आंखें देखकर ही समझ आता है, रावी अपने मन में कहने लगी। आकाश जी निहिर का जवाब सुन शांत आंखों देखकर उसे समझाते हुए,
देखिए मिस्टर अग्निहोत्री, हमेशा हर चीज़ पैसों से जोड़ी नहीं जाती। कुछ हासिल करने के लिए हमें उन चीज़ों से प्यार भी करना पड़ता है ताकि वो हमारे पास है, हमारे साथ रह सके। पर आपको देखकर ऐसा ज़रा भी नहीं लगता कि आपके दिल में मेरी बेटी के लिए कोई भी प्यार है। नेहिर के कहने से पहले ही रावी बीच में बोल पड़ी। पापा, आप अपनी बात कहकर एक पत्थर पर अपना सर फोड़ने की सोच रहे हैं। जो इंसान एक लड़की की फीलिंग्स की भावनाओं की कोई कदर करता, वो प्यार की भाषा क्यों, कैसे समझ सकता है? आपके बाजू में बिठा इंसान एक पत्थर दिल है, जिसे किसी की भी फीलिंग की कोई कद्र नहीं है। तो ये बेहतर होगा कि मैं इसे सरफिरे को इंसान को अपने तरीके से जवाब दे सकूं। उसका जवाब सुन नेहिर का गुस्सा बढ़ वो गुस्से से खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखकर, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें बहुत शौक है ना अपना एटीट्यूड दिखाने का, बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर। हाँ, तुम्हारे चेहरे का यही घमंड 1 घंटे में खत्म करके चूर चूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम नेहिर अग्निहोत्री नहीं, समझी? वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा। उसका गुस्सा देख रावी भी कहाँ शांत बैठने वाली थी, वो भी गुस्से खड़ी हुई और उसकी आंखों में देखकर, तो आपसे डरता कौन है? हाँ, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कह दिया था, मैं आपकी खोखली धमकियों से नहीं डरती और ना ही आपकी धमकियों से कभी डर पीछे हटने वाली थी। आपके जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं मिस्टर अग्निहोत्री। तुम अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंट दिखा रही हो, तो तुम देखना मैं कैसे अपने बच्चों को तुमसे छीन कर ले जाता हूँ। फिर उसके बाद तुम खुद मेरे पास भीख मांगती हुई आओगी अपने बच्चों के लिए। मुझे मेरे बच्चों का नाम लेकर ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात मेरे बच्चों की, तो तुम क्या, इस दुनिया का कोई भी इंसान मुझे मेरे बच्चों से अलग नहीं कर सकता। तुम्हें जितना जोर लगाना है लगा सकते हो, मैं देखूं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ये सुनने के नेहिर की आंखों में खून उतर आया। आज तक किसी ने भी उसके अहंकार को ललकारा नहीं था और वहीं रावी उसी के सामने खड़ी होकर उसी के ईगो को चैलेंज किया था। तुम मेरी ताकत देखना चाहती हो, मेरी पावर आजमाना चाहती हो? ये कहते हुए वो ईवल स्माइल करते हुए आकाश जी तरफ देखकर, देख लीजिए मिस्टर राठी, आपकी बेटी इस शहर के बिजनेस टाइकून को अग्निहोत्री ईगो को चैलेंज करना चाहती है। नेहिर रावी की तरफ कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर, ग्रेट, आई लाइक इट। इसका जवाब तो मैं तुम्हें अपने तरीके से दूंगा बीवी, पर याद रखना, इसके बाद तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को मेरी ईगो को चैलेंज करने का खामियाजा न भरना पड़ेगा। रावी ने नेहिर को उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी उसे ऐसे देख लिए हो जैसे उसके सामने हॉस्पिटल से भागा पागल खड़ा हो। उसने उसे घूर कर देखा और बिना कुछ कहे बड़े एटीट्यूड के साथ स्टडी रूम से बाहर चलते हुए जाने लगी। नेहिर को उसका इस तरह अकड़ते हुए बाहर जाना उसके गुस्से को और ज्यादा आग दे रहा था। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसकी जवाब सवाल सुने बिना उसकी कोई भी बात बीच में छोड़कर बाहर जाने की जरूरत दिखाए, और ये लड़की हर बार उसकी ईगो को हर्ट किए जा रही थी। यही नेहिर को सहन नहीं कर पा रहा था। आकाश जी को पूरी बात बिगड़ी नजर आ रही थी। वहीं आकाश जी अपने बेटी को देखकर हैरान थे कि कोमल नाजुक दिखने वाली उनकी बेटी किसी के सामने न झुककर उसे उसी की निडरता में जवाब देने ताकत रखती है। देख रावी के लिए उनका प्यार बढ़ता जा रहा था, पर ये भाव उन्होंने अपने चेहरे जाहिर नहीं किए। अपनी जगह खड़े होकर उसे कुछ कहना चाह रहे थे, पर नेहिर का ध्यान स्टडी रूम के दरवाजे से आ रही रावी पर था। मिस्टर अग्निहोत्री, आकाश जी ने नेहिर नाम पुकारते हुए कहा। आकाश जी की आवाज़ सुनकर नेहिर ने अपना चेहरा आकाश जी तरफ घुमाया। आकाश जी अपना मुंह खोलने वाले थे कि नेहिर ने उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए गुस्से से, मुझे अब आपकी कोई बातें नहीं सुननी, कहकर वो रावी के पीछे जाने लगा। रावी जैसे ही स्टडी रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, नेहिर ने दोनों बाहें साइड के वॉल पर ले जाते दबोच लिया। नेहिर गुस्से उसके चेहरे करीब जाकर उसे बाहों को कसकर पकड़ गुस्से में, तुम्हारे अंदर बहुत आग है ना मुझे लड़ने की? हाँ, तो तुम देखना, मैं एक दिन तुम्हारी इस आग में तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगा। रावी व्यंग से मुस्कुराते हुए, जो पहले से जलकर राख होकर शोला बन चुका हो उसे जलाने की धमकी नहीं दिया करते मिस्टर अग्निहोत्री। उसका जवाब सुन नेहिर के माथे की नसें तन गई। उसका मन कर रहा था वो अभी इसी वक्त रावी के शरीर को जलाकर राख कर दे। तभी वहां पर एक जोरदार आवाज गूंज उठी, ये सब क्या हो रहा है? नेहिर उसे कुछ कहने वाला था कि दोनों के कानों पर किसी इंसान की तेज आवाज सुनाई दी। दोनों ने उस आवाज की तरफ देखा तो वहां पर ऋषभ गुस्से नेहिर को देख रहा था, जो अभी अभी उठकर अपने कमरे से बाहर निकल आया था। जब वो नीचे जा रहा था तो उसकी नज़र रावी पर गई, जिसको नेहिर के मजबूत हाथों ने जकड़ रखा था। ऋषभ गुस्से उसके पास गया, रावी को उसके हाथों से छुड़ाते हुए नेहिर की कॉलर पकड़कर, कौन है तू कमीने, और तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे घर पर आकर मेरी बहन को इस तरह से छूने की? हाँ, ऋषभ चिल्लाते हुए कहने लगा। नेहिर ने अपने कॉलर को देखा, फिर ऋषभ को आंखों में देखकर गुस्से भरी आवाज में चिल्लाते हुए, हाथ हटाओ अपना।
रावी ने निहिर की आवाज़ सुनकर रावी भी थोड़ा डर गई। उसकी आंखों में ऋषभ के लिए गुस्सा देखकर उसे निहिर का कॉलर छोड़ने कहा, पर ऋषभ बहुत गुस्से में था। उसे ये ज़रा भी मंजूर नहीं था कि उसकी बहन के साथ कोई बदतमीजी करे या फिर उसे गलत तरीके से उसे छुए। उसकी इतनी जोरदार आवाज़ सुन रीना भी कमरे से बाहर निकल कर आई। वो चलकर बाहर आकर नजरें घुमाने लगी, तब उसने देखा कि ऋषभ किसी इंसान की कॉलर पकड़े गुस्से उस पर चिल्ला रहा था। आकाश जी दोनों की आवाज़ सुनकर स्टडी रूम से बाहर आए और ऋषभ को देखकर गुस्से से, ऋषभ, मिस्टर अग्निहोत्री के कॉलर से अपने हाथ हटाओ, अभी के अभी, आकाश जी ने सख्ती से कहा। रीना की नज़र जब निहिर के हैंडसम चेहरे पर गई तो वो उसे प्यार से निहारने लगी। तभी उसे याद आया कि इस इंसान का चेहरा तो उसने आज से पहले भी कहीं देखा है। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया ये वही इंसान है जिसे ध्रुवी मिली थी और वो उसे ढूंढते हुए इस इंसान के पास पहुंची थी। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान यहाँ उनके घर में क्या करने आया है। यही जानने के लिए वो उनके पास गई। आकाश जी ऋषभ को देख जो अभी भी उसका कॉलर पकड़े गुस्से खड़ा था, वो उसे पास जाकर, ऋषभ, मिस्टर अग्निहोत्री तुम्हारी बहन का पति है, तुम्हें उनसे थोड़ा तमीज से बिहेव करना चाहिए, ना कि उनके कॉलर पकड़कर उसके साथ बदतमीजी करने की। ऋषभ उनका जवाब सुनकर आश्चर्य होकर उनसे कहने लगा, आई डोंट बिलीव पापा, आपको हो क्या गया है? आप इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं? और तो और आपको उस पर गुस्सा करना चाहिए था ना कि मुझ पर। और थोड़ा आकाश जी के पास जाकर, पापा, आपने देखा नहीं कि वो कैसे मेरी दी को गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए देखकर चला गया, और आप ऐसे इंसान को मेरी बहन का पति कह रहे हो? बस बहुत हो गया ऋषभ, बहुत सुन ली तुम्हारी बात। मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है कि किस पर गुस्सा करना है या किस पर नहीं, आकाश जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। रावी को आकाश जी का ऋषभ पर चिल्लाना करना अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर उस कमीने के लिए आज उसके भाई को आकाश जी की बिना वजह की डांट सुननी पड़ रही है। पर इस वक्त आकाश जी के चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था, जिस वजह वो भी अपना मुंह बंद किए खड़ी थी। वहीं रीना को जब निहिर और रावी की रिश्ते की सच्चाई पता चली तो उसके सीने में दर्द सा महसूस होने लगा, क्योंकि निहिर एक लुक में उसका क्रश बन गया था। अब सच्चाई सामने आते ही वो कैसे अपनी बहन के पति पर डोरे डाल सकती है। पर रावी के साथ नाइंसाफी जो निहिर की थी, ये सोचकर उसे निहिर पर गुस्सा आने लगा। वो कैसे उसकी प्यारी सी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, जिसे वो खुद से भी ज्यादा मानती हो, ज्यादा प्यार करती हो, जो उसकी आइडल हो। दूसरे पल उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि उसका क्रश ऐसा इंसान कैसे हो सकता है जो उसकी बहन से प्यार ना करते हुए उस पर गुस्सा करे। आकाश जी ऋषभ सबको एक नज़र देखा और वहां से जाने लगे। पता नहीं आकाश के दिमाग में आखिर क्यों चल रहा है। वहीं निहिर गुस्से अपने बॉडीगार्ड्स के साथ विला के बाहर आ गया और अपने कार में बैठकर कार्तिक को कॉल करके अपनी गुस्से भरी आवाज में, कार्तिक, आधे घंटे में आरके ग्रुप पूरी तरह से बैंकक्रप्ट कर जाना चाहिए और आकाश राठी की जितनी भी कंपनी है उस कंपनी के सारे शेयर को खरीद लो। अगर इस काम में आधे घंटे से ज्यादा देर लगी ना तो मुझे थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी तुम्हें कंपनी में से बाहर फेंकवानी में।